हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। वैसे तो आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और उसकी कुछ कनेक्शन आपकी मनपसंद ड्रामे से है जिसका आखिरी एपिसोड अभी आपने आज ही या ट्यूसडे को एक्चुअली आपने देखा और बहुत ही पसंद किया, कभी मैं कभी तुम। और उसमें जो शर्जीना के अम्मा अब्बा हैं उस कैरेक्टर में बहुत से माँ बाप ने अपने आप को देखा और वो जो शर्जीना के अम्मा अब्बा थे उनका जो कैरेक्टर था, अगर मैं कहूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे घर हैं जिसमें ये दो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और हो सकता है मुझे वो कैरेक्टर्स देख भी रहे हों, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का शो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हम इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतने खुलूस से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, स्पेशली लड़कियों को, और उसके बाद हम उन्हें स्ट्रेंजर्स के हवाले कर देते हैं। कभी कभार तो अरेंज मैरिजेस होती हैं तो आपको ख़ानदानों का पता ही नहीं होता कि वो कैसे हैं, मगर हम उन्हें स्ट्रेंजर्स के हवाले कर देते हैं। चाहे हम अपने बच्चों को मार लें, चाहे हम अपने बच्चों को डांट लें, मगर अगर कोई दूसरा उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी बिहेवियर्स पर कोई तनकीद करता है या उन्हें कुछ कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। और उस वक्त जब वो किसी दूसरे के हो जाते हैं और रुखसत हो जाते हैं तो वहाँ हमें हमारे पैमाने नहीं पता। स्पेशली हमारे पेरेंट्स को कभी वो मोहब्बत में इतने ज़्यादा अपने औलाद के उलझ जाते हैं कि वो बहुत इंटरफेरेंस करने लगते हैं, और कभी ऐसा होता है कि उनको शादी के वक्त ये कह दिया जाता है भाई इस घर जा रही हो मर के निकलना। बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे। सो हमें क्या मयाना रवि रखनी चाहिए अपनी औलाद को लेके, जिस दिल के टुकड़े को हमने विदा किया है, हमें क्या मयाना रवि रखनी चाहिए, कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए, ये माँ बाप को पता नहीं चलता। जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो फिर कोई एक्सपीरियंस होता है, उससे कुछ सीखते हैं, फिर दूसरी बेटी की शादी होती है, लेकिन जाहिर है इन एक्सपीरियंस को लेने की जो मुद्दत होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। और जैसे किसी को भी, हर किसी के लिए, हर रिश्ते के लिए हर चीज़ पहली दफ़ा होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हाथों से निकल भी जाती हैं। तो इसीलिए आज का एक शो डिज़ाइन किया गया है और स्पेशली शर्जीना के अम्मा अब्बा के साथ ये शो डिज़ाइन हुआ है। सो आइए आपके फेवरेट ड्रामे की एक कड़ी आज की सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और शर्जीना के अम्मा अब्बा आज हमारे पास मौजूद हैं। और जो शर्जीना के अब्बा हैं मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी। मैं उनसे अभी मिली, जब उनको बुलाने से पहले मिली मैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टिंग से होस्टिंग में आ गई और वो होस्टिंग से एक्टिंग में आ गए। सो ज़िंदगी आपको वक्त के साथ साथ कहाँ कहाँ ले जाती है आपको पता नहीं चलता। यानी पीटीवी से एज न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ कैस्टर अपनी करियर का आगाज़ करना, रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ करना, फिर न्यूज़ कास्टिंग के बाद मॉर्निंग शो होस्ट करना, अलग अलग राइजिंग पाकिस्तान को होस्ट करना,
और उसके बाद फिर एज एन एक्टर आपके दिलों पे छा जाना कि ये कितने सारे जो मोड़ हैं ज़िंदगी में आए और वो तय करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और अब वो बहुत सारी बच्चियों को इस शफ़क़त भरे बाप की नज़र में नज़र आए हैं, लेकिन एक बहुत वो कहते हैं ना टैलेंट का अंबार है उनके अंदर मौजूद। आइए वेलकम करते हैं हमारे शो पे आज तौसीक हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। वो आइए प्लीज बैठिए, कहाँ बैठेंगे? भाई मैं इसका तो एक एक कोना ऐसा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं उधर भी बैठूं इधर भी बैठूं। सो तय कर लेते ना, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट उधर, एक सेगमेंट एक उधर, और वो जो उधर वाला कोना है वो तो निहायत हसीन है। तो हाँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें नए सेट की, Thank इट्स सो you. ब्यूटीफुल। कहीं भी बैठ जाते, इधर बैठ प्लीज जाते। बैठिए, तशरीफ रखिए, और बहुत सारी बातें होंगी। जरा जो इतने कितने महीने तक आपका ड्रामा चला? अब तक कोई 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने तक जो आपकी बेगम रही हैं और आपको समझाती रही, नहीं इतना नहीं, थोड़ा कम, नहीं नहीं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करो। सो अक्सर बेगमात का ये रोल होता है क्योंकि अब्बा जो हैं वो बेटियों से इतने करीब होते हैं। बिल्कुल। तो अभी इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन माशाल्लाह माशाल्लाह आपका ड्रामा बना हुआ है, तो उसमें जो आपकी शरीक हयात रही, जो अक्सर हमारे ड्रामों पर, हमारे शो पर अलग अलग ड्रामों को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आती रही हैं, और मेरा उनसे इतना प्यारा कनेक्शन इसलिए क्योंकि वो मेरे अब्बा के ड्रामे में पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन नज़र आई थी। सो आइए वेलकम करते हैं शर्जीना की अम्मा, लेकिन हमारी आपकी एनी जैदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है? खूबसूरत भाई, इट्स अच्छा अ ब्यूटीफुल चेंज। चलिए भाई, जबरदस्त। हाँ, आप तो पहले भी देख चुकी हैं ना सेट हमारा, yes, तो ये है। सो आजकल तो आप लोग बाजार निकलते होंगे तो पीछे से आवाज ये शर्जीना की अम्मी, शर्जीना की अम्मी, यही होता होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। शर्जीना के बाबा, शर्जीना के बाबा। हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह। कैसा लगता है इस तरह सक्सेस? माशाल्लाह आप लोगों को अलग अलग फेजेस पे ज़िंदगी में इस तरह की सक्सेस मिली है, मगर आज के दौर में जब बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, सो आज के दौर में किसी एक चीज़ को इस तरह मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, सही बात आज है। के दौर में कैसा लग रहा है ये सक्सेस? पहले आप। पहले आप। भाई मुझे तो बिल्कुल निदा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एक ख्वाब सा है। हाँ, वेरी सेरेन फीलिंग कि एक सरियल सी फीलिंग है कि ये हो भी सकता था। हाँ। इस तरह की शोहरत हो भी सकती थी। और इतने ड्रामे बन रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था कि हर हफ्ते सारे पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल्स को मिलाया जाए और उनके सारे स्लॉट्स मिलाए जाए तो हर हफ्ते कोई 20-25 से ज़्यादा नई प्रोडक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसे में रब की इनायत है कि इतनी कामयाबी हमारे इस प्रोजेक्ट को मिली। और खाली प्रोजेक्ट के हीरो हीरोइन को नहीं बल्कि उस ड्रामे के एक एक कैरेक्टर को। बिकॉज निदा असल में इसकी जो कास्टिंग है ना वो ये कि हर जो आर्टिस्ट है ना वो एक जेम की तरह, नगीने की तरह फिट हुआ है। बैठा है। कोई भी अपनी ये नहीं कह सकते ओ शी और ही इज अ मिसफिट। हाँ। तो वो जब सब मिल गया तो वो ये चीज़ निकली। मेरे ख्याल है कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग की पूरी जो टीम है उनको बहुत क्रेडिट जाता है। और मुझे याद है जब मुझे पहली बार राब्ता की तो मैंने कहा व्हाई मी, मैं क्यों? तो वो आई मस्ट अप्रिशिएट नवीद जो बिग बैंग के हैं। तो ये आपके कौन से नंबर का ड्रामा था? हाँ, ये अच्छा सवाल है। भाई वो बचपन में एक आध वो किया था मैंने नादिया खान के साथ ड्रामा, बस वो कौन सा वाला? तुम्हारी पैदाइश से पहले की बात। नहीं, अब ऐसा भी नहीं। नादिया और मैं आगे पीछे ही हैं। और क्या? ओह बड़ी नाराज होगी ये जुमला सुन के। तो उसके बाद अब ब्रेक के बाद तो मैं तो होस्टिंग करता था। उन्होंने कहा कि मुझे बिग बैंग से मैंने कहा नहीं भाई, मैं एक्टिंग को गलत नंबर मिल गया आपका, मैं कोई और होगा। फिर एक अगले हफ्ते के नहीं, वो बदर भाई कह रहे हैं कि वो आपने ही करना है। यही चाहिए, क्या है उस कैरेक्टर, यही चाहिए। यही चाहिए। तो जो एनी बात करी है बड़ी सही है कि जो कास्टिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है उस पर बड़ा वक्त लगाया गया और बड़ी मेहनत हुई। और वही बात है कि छोटा बड़ा, वैसे मेरा तो ज़ाती ख्याल ये कि कोई कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक कोई सेकंड के लिए भी कोई स्क्रीन पे आया है तो वो उस पूरी स्क्रीन, उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सही बात है, गुड वे और बैड वे। इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैरेक्टराइजेशन। सो आई थिंक फुल मार्क्स टू द टीम बदर एंड हिज अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको एज फादर जो कास्ट किया, आप ड्रामों में नहीं आ रहे थे,
एज ए होस्ट आप स्क्रीन पे नजर आ रहे थे लेकिन ड्रामों में एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो उनको वो चेहरा चाहिए था जो हर ड्रामे में चैनल चेंज करो तो अब्बा ना बनाओ। यही एक वजह है ना? ये भी सही, बिल्कुल। और बिल्कुल ये सही। उन्होंने कहा भी कि हाँ। अब ये तो पहले पे आए और छा गए, हाँ। हमने तो फिर भी मेहनत करी यहाँ तक आते आते। तो इनकी तो डायरी भर चुकी होगी, अब आपके पास टाइम है अगली सीरियल का या चली गई डेट्स? सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। ये वो है निदा से इनकी शक्ल बहुत मिल रही है। निदा यासिर वही जो है, show नहीं- ये वही है। ये वही है। अच्छा 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 सॉरी, आजकल मैं लोगों को पहचानना मैंने खत्म कर देखिए अब ये स्टेज भी आनी ये है। देखिए जरा नहीं, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ एक्चुअली, एंड यस आई एम डूइंग 2-3 मोर प्रोजेक्ट्स। तो अब आपका दिमाग आपने बना लिया है कि मैंने अब करनी है। चस्का पड़ गया इनको। मैंने ये सोचा था कि शायद ये मैं ड्रामा करूंगा, आएगा गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 गालियां पड़ेंगी। अरे भाई जो छोटी मोटी इज्जत बनाई थी एज एन एंकर वो आपने बर्बाद कर दी, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा ख्याल था और ये मेरा बैकअप प्लान था कि उसके बाद मैं कहूँगा नहीं 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 वो मुझे अगवा करके ले गए थे और उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे से करवा लिया। मैं तो एक एंकर हूँ भाई, मैं तो एक टीवी होस्ट हूँ, अदाकारी मुझे नहीं आती। ये मेरा बैकअप प्लान था। लेकिन अब आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड Loving it. सीरियसली एंजॉयिंग इट। मैंने एक तो बिग बैंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हर लिहाज से, लेकिन अब ये पूरा एक डिस्कवरी है ना इंसान की अपनी, कि आपने अपने अंदर से एक नया अदाकार, एक नया किरदार निकालना है। तौसीक हैदर को मारना है और शर्जीना के बाबा को क्रिएट करना है। ये जो अमल है ना, मुझे इसका बहुत लुत्फ आया। यानी आपको मजा आया ना एक्टिंग बहुत मजा करके। आया। सो अब राइजिंग असल में पाकिस्तान पता का है क्या होगा? नहीं, इनको मजा इसलिए आ रहा है कि पार्टनर बहुत अच्छा है। ओहो इसमें कोई शक नहीं, वैसे वाकई हाँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। राइजिंग पाकिस्तान का ये होगा कि मैंने राइजिंग पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। अच्छा। जाहिर है अब ज्यादा क्योंकि वो काम दूसरा शहर और जाहिर है कराची में काम हो रहा है, इस्लामाबाद में ही हो रहा है। मैंने एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है जो भी साइन किया है इस्लामाबाद में, लेकिन ये बिल्कुल एक और ही दुनिया है और मैं कुछ साल अभी इस दुनिया को एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत सो वो दोनों चीजें साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। तो राइजिंग पाकिस्तान फिलहाल अभी थोड़ी Side दिन का हम थोड़ी दिन आपको हम एज एन एक्टर देखेंगे, जब तक आपका दिल जो है वो होस्टिंग। कभी कभार होता है ना कि एक वो याद आता है अच्छा चलो अब थोड़ा सा होस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तो ये चीज़ आप नई चीज़ जिंदगी की एंजॉय करें। और चेंज भी है ना, Exactly. चेंज भी है थोड़ा लाइफ में, चेंज आने चाहिए बिकॉज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो मे बी ही विल बी मूविंग टू कराची। हाँ अच्छा ये देखिए, ये मेरे पीछे पड़ी है और भी कि कराची मूव कर क्या जाओ। आप सही मशवरा दे? सही मशवरा वैसे दे- आप इस्लामाबाद में Exactly. रहते हैं, बेस्ड आप इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। तो ये आपको सही मशवरा इसलिए दे रही है क्योंकि देखे ना बच्चे वगैरह सब अमेरिका में, बेटी इस्लामाबाद में, मगर इन्होंने सही फैसला किया। तो आप ये तो इनकी जो लाइफस्टाइल है ना एनी जैदी का, मैं आपको बताऊं, ये पिछले 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं इनका जो लाइफस्टाइल है ना उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। हाँ अपनी टर्म्स पे जिंदगी गुजार रही है। अरे भैया क्या तुम्हें कोई मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो दरवाजा खुदा हाफिज। ये वाली जो अप्रोच है ना एनी जैदी की, बड़ी जबरदस्त है। भाई जैसे कि मैंने जिक्र किया कि छाँव मेरे अब्बा का ड्रामा था और उसकी ये हीरोइन थी, उसके बाद ये गायब हो गई। गायब हो तो गई, ये सीन से गायब हो गई। वो वाली बात है ना, उरूज पे आई। उस जमाने में तो सड़कें खाली हो जाया करती मैं थी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि छाओ हम छोटे होते थे देखा करते थे, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। खबरदार, कोई छोटे नहीं थे। तो ये भी तो छोटी थी उस वक्त। और क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल। नहीं, बहुत मजा आया। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हाँ तो अब कितना, अगर मैं कहूँ कि आप पीटीवी पे नहीं सॉरी रेडियो पर आपने कब से होस्टिंग शुरू की थी, कितने साल हो गए? 1987। अच्छा, और आपने छाँव किस जमाने में किया था? वो भी यही सन था शायद? आई थिंक यही था। हाँ मुझे याद है। तो मेरी बहन पैदा हुई थी अब ये उसी मत सन में। पूछना कि आपकी, ये मत पूछना कि उस वक्त आपकी एज नहीं नहीं, वो तो मुझे पूछना ही नहीं। हम तीनों में से इस वक्त कोई उम्र नहीं कोई उम्र है एज वाले जो मजाक है सब इसमें नहीं सवाल जाते में हैं हम ना। सब उम्र चोर हैं। अभी मेकअप रूम में एनी ने मुझे कहा था अगर निदा पूछे ना एज तो आपने फिर मेरा साथ तो देना। मैंने तो कभी किसी के मैंने कब पूछा? मैंने कहा आप इन टैटूज के साथ जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा भाई अब हम आजकल ये क्रेज है टैटूज का। वो शर्जीना के बाबा की अब बेटी जो है वो वेल सेटल्ड है, खुश है। अब बाबा जिम जाना शुरू हो अब गए। बाबा जिम जाना शुरू हो गया, वो ऐसा जो पेट में काला हुआ था वो खत्म हो गया। अच्छा, तो लाइक आपने रेडियो से शुरुआत की अपने करियर की और उसके बाद फिर आप राइजिंग पाकिस्तान करते रहे, सॉरी आप फिर न्यूज़ पढ़ते रहे, न्यूज़ कास्टर।
अरे यार बड़े मुश्किल काम है ये तो न्यूज़ पढ़ना। तभी तो अब बस न्यूज़ की तरह बोलेंगे अब। नहीं वो कोई मुझसे पूछता है आपने कितने साल अंग्रेजी में खबरें पढ़ी, मैंने कहा 4 साल हाँ टीटीवी पे शाम तो 6 फिर बजे उर्दू जो कैसे थी। इतनी अच्छी? हाँ, हाँ ये अलग सवाल है, लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि वो खत्म क्यों की। हाँ इसलिए कि अंग्रेजी खत्म हो गई थी, जितनी आती थी वो 4 साल में खत्म हो गई। फिर मैंने कहा अब क्या करें, वो अंग्रेजी तो खत्म हो गई। और उन्होंने कहा जी अच्छा चले आप अंग्रेजी उर्दू ट्राई कैसे करें। खत्म होती है ये समझ नहीं आई। तो उर्दू इसलिए निदा अच्छी कि मेरे वालिद, हाँ मेरी बहन, भाई, हाँ, पूरा जो बिल्कुल। घराना है हाँ। वो बहुत ज़्यादा किताब दोस्त हाँ। और सदाकारी। मतलब मुझे याद है मेरे वालिद से मुझे जो अगर डांट कभी पड़ी है तो वो कोई तलफ़ुज़, हाँ कोई लहजे की अदायगी, और उनको बहुत मायूब लगता था कि अगर उर्दू बोलते बोलते आप अंग्रेज़ी पे स्विच कर जाएं, exactly, जो कि अब तो आम आम हो देखते हैं, अब गया है। राइज है। जबकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि अब जब मेरी कोई उर्दू सुनता है ना खानदान में, हाँ। तो कहते हैं तुम्हारी तो उर्दू बिल्कुल बेकार। हालांकि मैं समझती मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है, हाँ। लेकिन जो असल उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना, वो जब सुनते हैं कहते हैं नहीं तुम्हारी उर्दू खराब हुई है बाहर जाके। हाँ, You know, थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा बहुत आता है होता कि है, जो हाँ। फ्लुएंटली आप बोल रहे होते हैं वो उसकी चीज़ नहीं प्रैक्टिस होती आती, है, वो हाँ। आपकी ज़बान पर आ जाती है, वो इंग्लिश में आप ज़ाहिर है Exactly. कम्युनिकेट कर रही होती Yes. थी। और फिर जब गुस्सा आता है ना तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती हूँ मैं इंग्लिश के ऊपर। फ्लुएंसी हाँ, ज़्यादा अच्छी आती है। वही तो, ऐसा तो होता है। अच्छा फिर उसके बाद आप ने ब्रेक लिया बीच में, आप जर्मनी चले गए और आप वहाँ पढ़ा रहे थे। जर्मनी बड़ी रिसर्च है भाई। जर्मनी में गया नहीं था, मैं आता जाता रहता था। अच्छा। और जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे एक इंटरनेशनल एकेडमी है ऑन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो वहाँ पे मैंने 18 साल उस एकेडमी में मेरा आना जाना रहा है। लेकिन बीच में आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जर्मन नहीं सीखी लेकिन आप। जर्मन नहीं सीखी इसलिए कि वो एकेडमी अंग्रेजी में थी, वहाँ सारा अंग्रेजी में पढ़ाते थे, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते थे। हाँ। सो और कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ड्रॉर में सिर्फ 2-3 ज़बानें होती हैं। तो मेरे ड्रॉर के अंदर बस पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी और उसके बाद खत्म। खत्म। और फिर एप्टीट्यूड भी होता है बाजों का ना, शौक होता है language नई ज़बानें सीखने का, जैसे मुझे मेरे नहीं में है। बिल्कुल नहीं है। नहीं मेरे है, में भी नहीं नहीं है, है। बिल्कुल अच्छा पता है वैसे भी ज़बानें एक सर्टन एज पे अगर आप सीखे ना Absorb वो करते हैं। जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। Exactly. लेकिन अगर आप अडल्ट होने के बाद ज़बानें सीखे तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो आपको भी जर्मन आपके अभी तक जी, इतनी मैंने fluent- बचपन में- बचपन में इसलिए कि आपने बचपन में आप रही थी वहाँ जाके, तो वो बच्चे की जो मेमोरी में वो Memory में, ऐसी हाँ, पक्की stamp इम्पैक्ट हो हो जाती जाता है है वो चीज़ बिल्कुल। कि वो फिर निकलती नहीं है। क्योंकि जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है। हाँ, और वापस आ जाता है ज़ाहिर सब हाँ, कुछ। और फिर वो जैसे आपकी वोकैबुलरी थोड़ी थोड़ी रेज होती जाती है, मगर आप सुनते हैं तो दोबारा आपको रिवाइव होती है। वो बिल्कुल ऐसे ही। जबान ऐसी है कि जैसे आप साइकिल चलाना कभी भूलते नहीं ना, गाड़ी चलाना कभी भूलते नहीं, बस बिल्कुल। प्रैक्टिस के साथ, तो वो भी ऐसे ऐसे ही है। हाँ जी। सो आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। हमारा टॉपिक आपके ड्रामे से ही हवाले से है कि जो लड़की के माँ बाप हैं बेसिकली उनको कितनी में आना रवि रख के इंटरफेरेंस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, या कितना हद तक जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए। अब मुझे इनके बारे में तो पता है, माशाल्लाह आपकी 3 बेटियां हैं ना, नहीं, 2 हैं। बेटियां 1 बेटा। हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी, मिक्स हो गया। हाँ। तो लेकिन मुझे आपकी फैमिली के बारे में नहीं पता बस। भाई सब देखो, जानना चाहती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस उम्र में आके शर्जीना जैसी बेटी देनी थी, इसलिए असल में उसने मुझे नहीं दी, अच्छा है ना जी। तो बच्चे ना होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब किसी किरदार में जाते हैं तो वो बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। हाँ, तो मैंने exactly. जब ये कैरेक्टर मुझे मिला और पता लगा कि 3 बेटियां हैं, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा बेटी के साथ कैसे बात कैसे करते हैं, करेंगे, you know, बिल्कुल हाँ। आपको अंदाजा ही नहीं होता। अपने मेरे नेफ्यूज नीसेस हैं, मेरी एक भांजी एक भतीजी, जो बिल्कुल मेरी भांजी फातिमा तो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह है, और हम दोनों बहुत क्लोज हैं, बट स्टिल It must असल be में difficult, हाँ। औलाद का इंटरेक्शन ना होना, मैंने अब आके फील किया कि अरे उसमें आप बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन फिर मैंने निदा और रैनी ये सोचा कि शायद यही इसका प्लस है कि मैं किसी प्री कंसीव आइडिया के साथ नहीं आ रहे, मैनरिज्म के हाँ। साथ नहीं उतर रहा सेट पे। मैंने एक लड़की है जिसका नाम है हानिया आमिर, और आज मुझे पता चला है कि आज से वो आपकी बेटी है, और उसका नाम शर्जीना है, और अब आप उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कीजिए। सो वो जो बॉन्ड क्रिएट हुआ वो स्क्रीन पे नजर आया, और यही आपके टॉपिक के हवाले से मेरा पैगाम भी होगा कि लड़कों के साथ भी, लेकिन बच्चियों के साथ वो एक दोस्ती का रिश्ता बनना, वो बॉन्ड क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, माँ का भी और बाप का भी। और शायद यही कहा जाता है कि बेटियां बाप की होती हैं और बेटे माँ के होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन वो कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है,
बेटियों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता उस्तवार करना बहुत अहम है। तो सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये है कि बच्चियों से दोस्ती कीजिए, उनकी बात सुनिए, हाँ। उनसे गुफ्तगू कीजिए और रोज़ाना कीजिए। और जैसे आपकी माशाल्लाह दो मेरा बेटे और एक एक्सपीरियंस बेटा, ये कि इस सीरियल के अंदर हानिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस बिकॉज हानिया इज सच अ कर्डेबल एंड सच अ लविंग पर्सन कि वो आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं। हानिया इज बिल्कुल, वेरी लाइक बिल्कुल। आके हक करेगी और सीन से पहले तो वो जो बॉन्डिंग थी सीन से पहले हमारी वो हो चुकी थी। अच्छा एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि आपकी बेटी जो है जी, उसकी शक्ल हानिया बहुत से मिलती है। इतनी रिजेंबल हाँ, बहुत करती है। वो मिलती है। वायरल तस्वीर मैं भी ढूंढवाती हूँ जरा, हाँ। और मैं हैरान हो गई देख के, बहुत मैंने कहा ज़्यादा, वाकई बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ। बिल्कुल मेरा ख्याल है बदर ने वो तस्वीर देख के ही इनको कहा था कि आप आ जाए। वो तो मैंने बाद में लगाई है ना? अच्छा, बाद में लगाई थी। बिल्कुल, ओके। मेरी बेटी ने मुझे वहाँ से कहा कि मामा ये तो बिल्कुल मैं लग रही हूँ। हाँ। तो मैंने गौर किया, मैंने तस्वीरें निकाली तो मैंने कहा वाकई में शी रिजेंबल्स अ लॉट। हाँ। तो हानिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस सीरियल में हमारे साथ बॉन्डिंग के अंदर। हाँ। तो बाकी ये कि जो रियल लाइफ के अंदर है, आई एग्री विद हिम दैट एक दोस्ती होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट, एक डिस्टेंस भी होना चाहिए और दोस्ती भी होनी चाहिए। और माँ बेटी की तो दोस्ती बहुत ही होती है, इम्पोर्टेंट होती हाँ। है। अब किस हद तक इंटरफियर करना है आफ्टर द मैरिज, दैट इज क्रूशियल। क्योंकि शादी के बाद हाँ। बाप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उस वक्त माँ का माँ हो का जाता होता है। है, हाँ। लड़की को घर में बसने के लिए माँ के जो एक्शंस हैं वो बड़े बहुत उसको हेल्प आउट करते क्योंकि हैं। फादर का तो बिल्कुल सही दिखा है। फादर्स ऐसे ही होते हैं, हाँ। ले आओ छोड़ो, बस ये है तो नहीं बस रही तो हमारे दरवाजे हाँ। खुले हुए हैं, हम अपनी बेटी को। बट देन द माँ कम्स, अक्लमंद माँ कम्स। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज बहुत सारी टिप्स हमें इस प्रोग्राम के थ्रू मिल सकेंगी, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभार नाइव होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर उनकी पहले घर में बच्ची की शादी है, उनको नहीं पता कि इस रिश्ते को किस तरह लेके चलना है जब वो समधी और वो बन जाते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया, आज सर्जीना के अम्मा अब्बा यानी कि एनी जैदी और तौसीक हैदर हमारे साथ शो पे एज यहाँ गेस्ट हैं। और हमारे शो का टॉपिक भी बहुत प्यारा सा है कि जो पेरेंट्स हैं लड़की के, जो ड्रामे का भी यही टॉपिक था, जो इन्होंने किरदार अदा किए हैं, उनको कितनी इंटरफेरेंस अपनी बेटी की ज़िंदगी में करनी चाहिए शादी के बाद। और पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती, लेकिन चलें इस प्रोग्राम के थ्रू हम थोड़ी सी गाइडलाइंस तो उनको दे सकते हैं, वरना हर किसी के घर का रहन सहन मुख्तलिफ होता है और वो वैरी भी करता है, 19-20 होती है। सो उसके लिए हमारे साथ एक और एनी मौजूद है एनी अरसलान, जो कि लाइफ कोच है और वो आज हेल्प आउट करेंगी एज के रिलेशनशिप की। आप क्या एक्सपर्टी है आपकी रिलेशनशिप वाइज? अच्छा, तो मैं सिर्फ लाइफ कोच, क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी डिफिकल्ट होता है कि लाइफ कोच क्यों है और क्यों हाँ। ज़रूरी है। तो 2 सेकंड अगर मैं ये एक्सप्लेन कर लूँ बिल्कुल। फॉर ऑल आवर व्यूवर्स कि लाइफ कोच बेसिकली ऐसे ही है कि जब जिम्नेजियम्स बने थे ना, जिम हाँ। बना था, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ। कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ था। उसमें फिर जब जो मोटे लोग जाते हैं वो उनका एक टारगेट होता है, दे हैव टू हिट अ बेसिक टारगेट कि मुझे इतना पहुंचना है। Okay. लेकिन एक फिट इंसान भी वहाँ जाता है ताकि वो उसे मेंटेन रख सके। अच्छा। इसी तरह हमारी एक माइंड की हेल्थ है जिसको हम समझते नहीं हैं और इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ। ठीक, अब यहाँ पे लाइफ कोच वही किरदार अदा करता है जो आपका जिम का ट्रेनर करता है Okay. फॉर योर माइंड। अच्छा। सो फॉर अ हेल्दी माइंड एंड फॉर अ माइंड विच इज सफरिंग, दोनों के लिए लाइफ कोच की गाइडेंस, नेविगेशन थॉट प्रोसेस में उसे हेल्प आउट करती है अनलॉक करने के लिए वो सारी चीज़ें जहाँ पे वो स्टक है। अच्छा। और फिर इसी तरह से रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत एक एरिया ऑफ लाइफ है। और मैं अपने प्रोफेशन को ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ निदा कि जैसे आपके घर में अगर चूहा मर गया और कोई आने वाला है और आपने चूहा उठा के कारपेट के नीचे डाल दिया, तो कमरा तो साफ लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से बदबू आएगी। हाँ। और हमारे जहन में वो सारी सोचें जहाँ हम स्टक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि बार बार चूहा उठा के कारपेट के नीचे डाल रहे हैं। हाँ। उसको डील नहीं कर रहे। हाँ। और अपने साथ कोई कोच अटैच नहीं कर रहे। हाँ। तो थोड़ी देर बाद कभी कभार हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। Absolutely. पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बुजुर्गों से मशवरे लिए और जाते वही थे। कोच हाँ। होते थे हमारे। वही कोच Yes, होते yes, थे yes. कि ऐसे कर लो। अगर आप लड़की के माँ बाप हैं तो
कभी जो फादर हैं उनकी मदर यानी लड़की की दादी या जो माँ है खाला, उनकी कोई मदर फूफो, कोई मोमानी, ये जो नानी, रिश्ते थे। ये जो रिश्ते थे वो समझाया करते थे और वो कभी गलत कभी सही होते थे क्योंकि जाहिर है वो इतने एजुकेटेड तो नहीं होते और निदा अभी जो कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि अपनी बेटियों के साथ वो दोस्ती वो बॉन्डिंग क्रिएट करें, शायद वो लाइफ कोच वाला काम हम घर में भी कर सकते हैं। Absolutely, हम absolutely. एक तो ये जो स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल फोन ने हमें बहुत दूर कर दिया। हाँ। अब हम कई बार मैंने देखा है कि एक कमरे में बैठ के लोग जो है उस अपने फोन के थ्रू बात खाने पे गए होते हैं और हम मोबाइल और मैं एक और बात भी कहूँगी कि मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि एज के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को अप टू द Upgrade लेवल करें, अपग्रेड upgrade करें। अब Upgrade करें, जैसे हाँ। गाड़ियों की अब हमें गाड़ियों का नहीं पता, यू नो, अगर बाप को भी नहीं पता और बेटा बोल रहा है तो वो कहाँ से कम्युनिकेशन आएगा। तो बाप को भी चाहिए और माँ को भी चाहिए अपनी बेटी के लिए कि अपने आप को अपग्रेड करे, वक्त के साथ लाए अपने आप को, नॉलेज, जनरल नॉलेज, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, ताकि वो जो गैप है वो खत्म हो फिल- सके। और उसमें ये होगा कि आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा बच्चों के साथ। और ये जो कहना है कि अरे जी हमारे वक्त तो बड़े अच्छे थे, नहीं। अरे भाई हम तो होगा, यूं किया जरूर करते थे, होगा, भाई लेकिन what ठीक है, about now? हम उस वक्त के मुताबिक हम हमारे जो बड़े थे वो कहते थे कि हमारे वक्त अच्छे थे। तो ये जिंदगी का सफर है, इसमें आपने यानी ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने भी अपने आप को अपग्रेड करना है। और अदरवाइज होता क्या है जो पहले ज़माने में जो आपने कहा ना कि हमारी जो कोचिंग्स हुई है ना वो हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से हुई हैं, जो कि शायद उस वक्त तक तो वैलिड थी, लेकिन अब हम सब इस रूम में जो बैठे हुए हैं वो सब अग्री करेंगे कि डिजिटल एरा के एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुस्तकिल बदल रही हैं और अगले 5 साल 10 साल तो एग्जैक्टली साइंस बता रही है कि इट विल बी डिवास्टेटेड, बहुत कुछ बदलने वाला है। सो उस पूरे पॉइंट इन टाइम पे यस पेरेंट्स को अपग्रेड करना है, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग जैसे आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें होता क्या है कि आपको राइट मेंटोरिंग मिलती है, राइट हेल्प मिलती है। तो पहले तो क्या होता था कि बच्चे घर में बीमार होते हैं तो घरेलू नुस्खे, लेकिन अब एक्चुअली आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उस वक्त पता ही नहीं होता था एलर्जीज हैं क्या हैं, अब वो वाली चीजें ना अब तो सब जब हर चीज़ तरक्की कर रही है और इंसान का दिमाग देखें, मैं ना इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को बहुत ताकतवर पैदा किया है जहनी तौर पे, ठीक है। तो जिस टाइम पे कोई कोचिंग नहीं थी तब भी लोग अपने स्ट्रेसेस तो डील कर रहे थे ना और खुश भी रहते थे। अच्छा, जैसे हम बट नॉट इन द राइट वे, बट मे बी नॉट, यू नो। और मैं ये कहती हूँ अगर किसी का फोटे है साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, अगर है तो व्हाई नॉट। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात टैबू नहीं है कि आप नहीं जाए। और उसमें मैं आपको बताऊं जो मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि पहले टाइम के जो अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना निदा, स्पेशली इफ दे हैव रीच्ड देयर 50-55, तो उनके जब मैं ग्रजेस सुनती हूँ ना तो मुझे इतना दुख होता है कि अगर उस टाइम पे इनको कोई प्रोफेशनल हेल्प मिलती ना तो ये रिग्रेट्स नहीं बनते। तो वो बताना चाहते थे, अम्मा ने बोला अच्छा चुप हो जाओ, बैठ जाओ, अच्छा कुछ नहीं होता, तो उन्होंने अपने हिसाब से डील किया, लेकिन वो अंदर रह गया, चुप गया, और वो बुढ़ापे में वो इतना बुरा निकलता है कि रिलेशनशिप्स में मैंने खुदा न ख्वास्ता जो बुजुर्गी में लोग डिवोर्स, अब इस वक्त क्या डिवोर्स कर रहे हो, बिकॉज वो तब का गम है, वो अंदर वही चूहा था जो सड़ रहा था और अब बदबू इतनी बढ़ गई कि ये जो चूहे की मिसाल है, ये बार बार मुझे लगता है इसलिए आ रही है कि हमारे ड्रामे में भी एक चूहे का कैरेक्टर वो तो बहुत प्यारा था, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। तो आप देखिए वो चूहा भी इतना बड़ा स्टार बन गया कि उसकी मिसालें दी जा रही हैं। और उसके पास डेट्स नहीं है। नहीं, और उस चूहे की बड़ी रिसर्च हुई है कि चूहा या कुछ और था। हाँ, लेकिन ये हमने ये मत पूछना कि वो चूहा असली था या AI जनरेटेड था, ये लेकिन ये हम नहीं बताएंगे। लेकिन उसके साथ शूट करना स्पेशली हानिया गायमन नॉट इजी। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे अक्सर देखा गया है जो पेरेंट्स हैं अगर उनके बच्चियाँ अपने घर में खुश नहीं होती ना तो आप देखिए अक्सर जो लड़की के माँ बाप है उनकी बीमारी का ताल्लुक उससे कनेक्ट कर दिया जाता है स्ट्रेस की वजह से, कि जैसे अगर बेटियाँ खुश नहीं हैं तो अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है और वो इसीलिए हो रही है कि वो देख के एक तरह सड़ रहे होते हैं बेचारे के, हमने क्या कर दिया, अगर अरेंज मैरिज है तो हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन इधर इज नेचुरल, देखिए वो साइकोलॉजी एंड ऑल दैट कि बी पॉजिटिव एंड बी दैट, वो सही ठीक किताबों में भी है और वैसे होना भी चाहिए, लेकिन आपका जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो डिप्रेशन होता है। आपकी बच्ची खुश नहीं है, आपका एक एक दिन बहुत भारी गुजरता है जब तक उसका सोल्यूशन ना निकल आए, सो दैट इज नेचुरल। उसमें उसके बाद फिर सोल्यूशन सॉल्विंग आता है। वंस यू एब्जॉर्ब दैट थिंग कि ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग, नाउ
what to do. नीड टू फिक्स अच्छा हाँ, ये वाली चीज़ कि शर्जीना किस तरह अपने घर में सरवाइव कर रही थी और आपने एज फादर और आपने एज मदर किस तरह डील किया, वो तो हमने इस ड्रामे में देखा, लेकिन दुनिया में और भी बहुत अलग अलग केसेस हैं जो बेटियों के साथ हो रहे हैं और उसमें किस तरह डीलिंग है, तो वो आज आप, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका ड्रामे का है, आपका प्रैक्टिकल जिंदगी का है, ड्रामे का भी है, अब आप लोगों ने ज़रा रोशनी डालनी है। मेरे पास यहाँ जो बेटी है वो सुमेरा है और सुमेरा की आवाज़ आप तक आएगी और उसका प्रॉब्लम शायद शर्जीना से मुख्तलिफ हो। Okay. तो आइए सुनते हैं सुमेरा को। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सुमेरा की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है जी सुमेरा। और मेरा भी मसला ये है कि मैं अपनी अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी की जो डोमिनेंट नेचर है वो हम लोगों की लाइफ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है दिन ब दिन। पहले बचपन में तो चलो इस तरह से था कि अम्मी अब्बू के लड़ाई झगड़े देखते देखते हमारा टाइम गुजर गया कि अम्मी को हर चीज़ में डोमिनेंट होना होता था। ओके। अब ये चीज़ है कि अब अब्बू की भी आदत हो गई है हर चीज़ में हाँ मिलाने की, तो चलो अब वो सुन लेते हैं। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि भाई भाभी और मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी जो है ना वो अम्मी की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब मेरी भाभी हैं, उनको हर वक्त रोक टोक करना किसी ना किसी बात पे, भाई भाभी के लाइफ में इंटरफेयर करना, अपनी डोमिनेंट नेचर उन पे दिखाना। इसके अलावा जो है अब मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि मैं अपनी अम्मी से कोई भी बात शेयर करती हूँ ना, जैसे अब ये है कि चलो यार बेटी हूँ, किसी ना किसी से तो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करूँगी। अम्मी से कोई भी बात शेयर करती हूँ वो उसका उल्टा रिएक्ट कर देती हैं, कभी हस्बैंड को कभी सास को कॉल कर देंगी, कभी हस्बैंड को कॉल करके सुना देंगी और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड के बात करती हैं। कभी किसी इवेंट में जाना है, हस्बैंड नहीं जा सकते, काम में बिजी हैं, तो अब वो जो है वो उनको कॉल करके कह देंगे आप नहीं जा सकते, हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। अब ये चीज़ जो ऑब्वियसली बात है कोई भी हस्बैंड इस चीज़ को नहीं पसंद करता। अब इवन कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है उनकी इंटरफेरेंस की वजह से, उनकी डोमिनेंट नेचर की वजह से। एक चीज़ हस्बैंड को आके बोलना तुम ऐसे पहना रहे हो मेरी बेटी को, तुमने ये पहनाया हुआ है, तुम यहाँ लेके नहीं जाते, तुम वहाँ लेके नहीं जाते, तुमने उसे घर में रखा हुआ है। अब इतना हो गया है कि अब मैं अपने हस्बैंड से कोई भी बात करती हूँ ना वो कहते हैं तुम अपनी अम्मी से सीख के आ रही हो, तुम अपनी अम्मी बनते जा रही हो और तुम्हारी अम्मी ने जिस तरह से तुम्हारे अब्बू को ट्रीट किया है ना तुम अब वैसे ही मेरे साथ करने की कोशिश कर रही हो। तो अब इस वजह से हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। भाई भाभी की भी लाइफ में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि वो इतने डोमिनेंट हो जाती है उनकी लाइफ में कि वो लोग अपनी मतलब ये कि अपनी पर्सनल अपनी कोई मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर पा रहे होते। और यही चीज़ अब मेरी लाइफ में भी आती जा रही है। अब मैं अम्मी से कोई बात शेयर करती हूँ वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन देती हैं, बगैर मतलब बजाय उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो हस्बैंड पे ऐसे रिएक्ट कर देती हैं और उसकी वजह से अब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई होने लग गई है। ठीक है, यहाँ आपने सुना ये थोड़ा शर्जीना से मुख्तलिफ है इनकी ज़िंदगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सुमेरा को आप फिर अपनी इनपुट दीजिएगा, दो मशवरे देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक तो ये सुमेरा आप इंश्योर करें कि आज का एपिसोड निदा के शो का आपकी वालिदा ना देखें। क्योंकि आपकी आवाज़ भी पहचान लेंगी और नाम भी। मैंने सुमेरा जो है ना उनकी शक्ल नहीं दिखाई, हाँ शक्ल नहीं दिखाई अभी लेकिन तक। अम्मा बैठ के कह सुमेरा किधर है तू, जरा बता, तूने अभी फोन मिलाया फोन लगाया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो अम्मी है, अगर अब कई दफ़ा उलट भी हो जाता है, हम कहते हैं बच्चों से बॉन्डिंग क्रिएट करो, बच्चों को समझाएं। मेरा ख्याल है जो आप अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी कि पेरेंट्स को भी बिठा के समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इनके भाई और ये खुद बेटा बेटी दामाद को भी छोड़ दीजिए और बहू को भी 2 मिनट के लिए साइड पे करें, भाई तुम तो बाहर। इन दोनों को अपनी वालिदा के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मुझे ये बात नहीं कि मैं कोई वेस्टर्न सोसाइटी की तारीफ करने लगा हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहना चाहिए। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़रा सा इशू आए, आप कहते हैं कि ओके, बजाय इसके कि आप लड़ें या वो हो जो सुमेरा के साथ हो रहा है कि अच्छा आपके we need to talk एंड डायलॉग्स होते हैं, यू आर we वेरी need राइट। to talk। ये Communication एक बहुत लफ्ज़ ज़रूरी है। अगला अच्छा बंदा भी कहता है। एक बात आपसे मेरा पूछना बात- चाहूँगी जी। कि अगर एक सर्टन एज के बाद जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनको बदलना बहुत मुश्किल है। बहुत एक फितरतन डोमिनेशन होती है ना, तो फिर अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो वो कहेंगे तुम चुप करो, हाँ, तुम्हें कुछ ये नहीं कह रही है पता। अब्बा को भी डोमिनेट करती रही सारी जिंदगी। अच्छा मेरा इसमें मशवरा ये होगा कि पहले तो ये आप कंसीव करें आइडिया कि द मदर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हर सर्कमस्टांसेस। यस। जो उनका नेचर बना है अब वो क्यों बना है ऐसा, तो पीछे जाएं
ठीक है ना, पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके बचपन में या शादी के बाद इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है, जो अब ये या तो अपनी बहू के साथ निकाल रही हैं या दामाद के साथ निकाल रही हैं, विच इज वेरी नेचुरल। अपने मियाँ पे भी निकाला। और मियाँ पे भी। सो शी हैज अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, लेकिन उसका हल ये होगा कि वो तो यही बताएंगे अच्छी तरह एक्सपर्ट, लेकिन स्टॉप शेयरिंग। इनको चाहिए ये तो बिल्कुल। अपनी यानी प्रॉब्लम्स सुमेरा को चाहिए मत शेयर कि करें। अम्मा से अब बातें छुपाने अब आपको समझ आ गई ना कि और अम्मा अगर अपना कैसी- कैथारसिस करना है अपनी दोस्तों से दोस्तों कर के लो साथ यार, जाएं, वो बिल्कुल। हार्मलेस होती है। एग्जैक्टली, absolutely, तो हाँ। वो इस उम्र में चेंज होना थोड़ा मुश्किल है, हो जाएंगी अगर उनको एक एक्सपर्ट हेल्प मिले तब, जो वो भी नहीं तब जाती यानी- वो भी औरतें। तब यानी एक्सपर्ट हेल्प की ना जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो तब आते हैं जब कैंडिडेट खुद रेडी होता है, यानी कि जब टीचर तब बिल्कुल। अपेयर होता है जब स्टूडेंट रेडी होता है, बिल्कुल वो वही ऐसे, वाली बात बिल्कुल है। ऐसे। लेकिन एडिंग टू ऑल द अमेजिंग वैल्यूज आपने जो इसमें ऐड किए हैं, एक और चीज़ है जो सुमेरा को करनी चाहिए, यस स्टॉप शेयरिंग, जो कि बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना उनको प्रोब करना आता है, यानी उनको उगलवाना उनको आता प्रोब है, करना आता है। तो क्या है इधर कि तो सही कहा। जब मैं अपनी अम्मी के साथ कोई 30-35 साल रही हूँ या 20 साल, जितनी भी इनकी एज है, उस टाइम पे उनको मुझे मेरे चेहरा देख के ये समझ आता होगा आधा पौना कि क्या है, और वो उसी जगह जाएंगी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि देखिए हर किसी की ज़िंदगी में ना एक एरिया होता है जिसको मैं कहती हूँ डार्क साइड। वो किसी की लाइफ में उसकी मैरिटल लाइफ हो सकती है, उसके बच्चे नहीं हो सकता, उसकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कोई एक जगह होती है जहाँ पे वो इंसान स्टक होता है। ये इंसान, ये जन्नत नहीं है ना, दुनिया है। इसमें एक जगह है जो अल्लाह ने इसलिए खाली रखी है कि वो राब्ता बने आपका कुदरत के साथ और रब के साथ। तो जो इमेच्योर पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि इनकी मदर हैं, अपॉलॉजीज, वो उसी एरिया को बार बार ना आपको जाके प्रोब करेंगे। तो क्या होता है कि इमोशनल स्ट्रेस में इंसान वो सब बोल जाता है जो कि शायद उसको नहीं बोलना और जिसको उसको रोकना है। हाँ। तो एक तो इनको अपने लिए ये स्ट्रेंथ चाहिए। दूसरी चीज़, लेट सपोज हो गया, तो मैं ये कहती हूँ कि जंग से पहले होती है जंग की तैयारी, और जंग में सिर्फ जंग होती है। तो किसी भी मोमेंट इन टाइम पे, जबकि डायलॉग्स की हम बात कर रहे हैं, ये कभी उस टाइम पे ना करें जब कोई इशू खड़ा हुआ है घर में। अगर क्योंकि जंग में तो सिर्फ जंग होती है और जितनी तैयारी होती है वो उससे पहले होती है। अच्छा तो मशवरा है। डायलॉग्स की तैयारी टेबल पे, होती है हाँ ना डायलॉग्स पूरी। की टेबल पे जब आए, जब घर में बिल्कुल अमन है, बहुत प्यार से, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। और अम्मा बड़ी खुश हैं उस दिन, अम्मा है ना? खुश हैं, और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये चीज़ लगता है अगर आप ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपका जहन कहेगा कि यार हु आर यू टू गिव मी द गाइडेंस, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तजुर्बे में बड़ा हूँ, जैसे इनकी पेरेंट की मेंटालिटी होती है। तो आपने इनडायरेक्ट कहना है कि जैसे मेरी फ्रेंड की मदर ऐसे करती हैं तो उनको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नेवर अटैक समवन डायरेक्टली कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये रोक दें। आप बोलें कि यार मैंने निदा के घर में देखा है कि उनकी अम्मी ऐसे करती हैं, तो निदा को ना बेचारी बड़ी तकलीफ में है, तो शायद वो Good रिलेट idea, कर good पाएँ, idea, good वो idea. रिलेट कर पाएँ कि यार कहीं वो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन में या जाएं। उनको कोई ऐसा ड्रामा दिखा दे, ये भी बड़ा होता है। मेरा ख्याल है मेरा ये भी Exactly. मशवरा, कभी मैं कभी तुम दिखाएं Yes, 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 Seriously, yes, ये- absolutely. अच्छा, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकल लाइफ Yeah. में। ये तो आप बहुत एक्सपर्ट वाली बात कर रही हैं, लेकिन अगर लेमैन की तरह मैं बात करूं तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि जिनकी सासें या माओं का कोई अपना चैनल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हाँ उनके पास पर यही बातें रह जी जाती, बिल्कुल है ना? बिल्कुल अगर Busy आप नहीं होती busy- यानी। अगर जैसे मेरा चैनल है ना, मैं खुद मसरूफ हूँ, मेरा एक अपना गोल है, अपना एक है कि मुझे क्या करना है, एक काम है, मुझे टाइम ही नहीं मसरूफियत है। मिलता। हाँ, Absolutely मुझे right, टाइम ही नहीं मिलता absolutely कि भाई right. मैं इन चक्रों में या इन खच में पढ़ूँ। Absolutely right. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको भी चाहिए कि अपनी माँ के साथ बैठें, उनकी एक्टिविटीज अगर चैनलाइज कोई करें। क्रिएट करवा पाए, क्योंकि हाँ, like जैसे- कुछ स्ट्रबन भी हो जाते हैं पेरेंट्स, बट लेट्स ट्राई। 110% whatever you are saying, it's absolutely right. अब मैं आपको अपनी Absolutely मिसाल right. दूंगी। मेरी मम्मा वर्किंग थी, Yeah. वो इतनी बिजी थी, बहुत डोमिनेटिंग नेचर की थी, पर मुझे ये कभी चीज़ें बेयर नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मम्मा पड़ी ही नहीं चीज़ों में। वो सुनती थी, कहती थी हाँ मुझे नहीं सुनाओ भाई, जा अपने अब्बा को बता दो। टाइम बाकी बातें कर लेती थी, उनके पास टाइम नहीं था बीच में पढ़ने का। सो उनकी डोमिनेटिंग नेचर ने मुझे कभी तकलीफ इसलिए नहीं दी। बिल्कुल। और आखिरी वक्त तक जब तक वो हयात रही, मेरे मियाँ के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही। सो ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेटिंग माँ है तो वो यही रिजल्ट सामने आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि important माँ को चीज़।
एक सर्टेन activities, एज पर हाँ, बिजी कोई होना चाहिए। मसरूफियत होनी अच्छा चाहिए। एक चीज़ है जो मैं सुमेरा की जेन्युइन हेल्प के लिए ऐड करना चाहूँगी। एक चीज़ हम एक किरदार भूल रहे हैं हस्बैंड का ना, हाँ। तो वो देखें जो पेरेंट्स होते हैं ना, आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे, एक लेवल से ज़्यादा आप उनको चेंज नहीं कर सकते, हम सब एग्री कर रहे हैं। तो अब इसमें दूसरा एक सॉर्ट के दो साइड हैं, तो दूसरा जो आपका हथियार है ना वो आपका हस्बैंड है। जब आप उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आ जाएं, देखें अब सुमेरा इस वक्त क्या कर सकती हैं, जिस वक्त वो उनको रिफ्लेक्ट कराए ना कि तुम अपनी अम्मी की तरह बोल रही हो, कभी निगेट नहीं कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, खामोश होकर सुन लें, क्योंकि वो डीप डाउन ये समझती हैं कि उनकी मदर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब अगर हस्बैंड का परसेप्शन ये बन रहा है ना कि ये अपनी अम्मी की तरह बनती जा रही है, जो कि बनेगा जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो उसका सिर्फ तरीक़ेकार ये है कि जंग से पहले जंग की तैयारी, उस वक्त तो आपने सिर्फ खामोशी से सुनना है, चाहे आपको अगर तकलीफ भी हो रही है। पेरेंट्स के लिए हम कुछ भी कह लें, हमारे अलावा कोई कहता है तो हमें दर्द होता है, नेचुरल है, सही है। इसके अलावा जब आपकी ईजी टाइम्स हों अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर आप उनको ये प्यार से समझाएं कि एक्चुअली आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट गो टू देयर पेरेंट्स और योर पेरेंट्स, ठीक है, मैं और तुम और बस। यानी अगर आप और मैं बिल्कुल ऐड करूँगी वो सारे ड्रामाज, वो सारे लेसन ओरिएंटेड मूवीज़ जिससे आपकी लाइफ में हेल्दी इम्पैक्ट आता है और जेन्युइनली आता है। अगर हम हंसते हैं और हम रोते हैं किसी किरदार को देख के, तो हम उससे अटैच हो रहे होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं उसमें खुद को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो वो चीज़ें आप ज़रूर इनकरेज करें। नेटफ्लिक्स बहुत कुछ उसमें भरा हुआ है, लेकिन अच्छा कंटेंट दिखाएं, सोच ऊपर होगी तो ग्रेजुअली सॉफ्टली, और फिर सबसे आखिर में थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तौसीक हैदर और एनी जैदी हमारे साथ है। सर्जीना के वालिदैन के रोल में आपने उनको बहुत पसंद किया, कभी मैं कभी तुम में, और मज़े की चीज़ें बहुत शेयर करते रहे ये वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पे। एनी ने अपनी बेटी के साथ वो पिक्चर शेयर की, मैं हैरान हो गई देख के कि सर्जीना और इनकी बेटी की शक्ल अगर आप देखें, ओ माय गॉड, इतनी रिजेंबल करती है। वाकई बहुत रिजेंबलेंस है, बहुत मजे की चीजें हुई। सो और साथ ही साथ आप कह रहे थे कि आपने कोई चीजें मजे की जो कहते हैं BTS जो बैक स्टोरीज हैं वो आपने शेयर करनी है, हमें बतानी है ड्रामे की। भाई वो मुझे तो दो याद हैं। एक तो वो ऐसा बड़ा इंटेंस किस्म का सीन था और वो बड़ा वायरल हुआ उसका क्लिप। वो बड़ा इंटेंस सीन था जिसमें ये बड़ा परेशान होता है अपनी बेटी के लिए, कोई पता नहीं खबर आती है ऐसी कि वो बीमार है या कुछ ऐसा, तो फिर वो एनी खड़ी हुई है, यानी सर्जीना की अम्मी, और मैं बैठा हुआ हूँ, टाई वाई लगाई हुई, और मैं बहुत परेशान हूँ। बड़ी स्ट्रेसफुल एक गुफ्तगू के बाद ये कहती हैं कि अच्छा चलें उठें अब नाश्ता करें। हाँ, और इनका दुपट्टा फंसता है कहीं। वो तो मैं उठता हूँ, हमारे पास वो क्लिप है, हम क्लिप दिखाते हैं। अच्छा रियली? क्लिप दिखाए भाई, क्लिप दिखाए। हाँ, उठे ना, आइए दुपट्टा तो संभालो। और फिर एक और भी हुआ ये था। आपको क्या याद आया दुपट्टा तो संभालो? हुआ ये कि लिखा हुआ था? नहीं, वो बड़ा नहीं, इंटेंस सीन लिखा हुआ था, नहीं था। वो लिखा हुआ नहीं था, इंटेंस सीन था, और वो इतना अच्छा अदा। देखिए एक्टर को आप खुद आपको पता है, आपको खुद पता लग जाता है कि बहुत अच्छा जा रहा है। वो जो ही जब खत्म हुआ और हम खड़े हुए और इनका दुपट्टा पता नहीं कैसे वो मेरे हालांकि हम लोग काफी दूर खड़े हुए थे एक दूसरे से, लेकिन वो उठते। अब उसमें एक ऑप्शन ये थी, मैं कहता ओहो अच्छा जी दोबारा करते हैं कुछ, तो मैंने उसी वक्त एडलिब मैंने कहा, लेकिन उसी कैरेक्टर में रहते हुए अपने बीच में, भाई दुपट्टा तो संभालो। अच्छा, वैसे अगर मैं व्यूअर के तौर पे देखूँ ना, तो जनरली मुझे ये नहीं फील आया कि ये कोई गलती होगी, लेकिन मुझे बहुत नेचुरल लगा। लेकिन गुस्से में नहीं कहते, लेकिन क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ और मैं होस्ट भी हूँ, तो मैं समझ गई ये होस्ट ने अपनी तरफ से एक स्टम्पोर डाला है। अच्छा, एक और भी हुआ था जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो जब हमारे डायलॉग्स खत्म हो गए ना, तो इन्होंने कहा तुम तो सीट बेल्ट भी नहीं बांधती, सीट बेल्ट तो बांधो। मुझे भी बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा मेरे पीछे पड़े रहते, मैंने कहा आप खुद बांध लें। लेकिन बदर ने जो बाद में मेरा ख्याल था कि वो किसी मुनासिब जगह पे देख के मैंने उसको एडिट का मार्जिन दिया कि भाई निकाल दो, तो बदर सेट के हम जब एडिटिंग टेबल पे बैठे वो इतना नेचुरल लग रहा था कि भाई घरों में ऐसे ही होता है ना, आप ये तो नहीं होता कि इंटेंस गुफ्तगू के बाद आपके अच्छा चलो ओके अब सीन काट, अब अगले सीन पे जा। आप नेचुरल लाइफ के अंदर और ये इरिटेट भी हुए थे उस वक्त, डायलॉग सिचुएशन ऐसी थी और वो फंस भी गया,
तो वो बड़ा नेचुरल वो लगा natural लगा। मतलब संभालो अपना और वो दुपट्टा। सीट बेल्ट वाला भी, सीट वो बेल्ट भी वाला वो भी। नेचुरल। तो इस तरह के मोमेंट्स जो है वो जाहिर स्क्रिप्ट में नहीं थे, लेकिन हम इतना उसमें उतरे हुए उन किरदारों में, जैसा कि एनी कुछ देर पहले बात करी थी, हम सब किरदारों में इतना उतरे हुए थे कि हम बिल्कुल वो ये में नहीं था कि होता था कि अच्छा ये जुमला खत्म हो गया तो अब सीन खत्म हो गया, अब इसका जुमला है, बिल्कुल ऐसे जैसे आम अच्छा, जिंदगी एक में। सवाल ना मेरे जहन में बहुत आता है कि जब आप लोग उस, क्योंकि आप लोग जी रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली वो पूरा आपके अंदर जाता है किरदार, तभी इतनी खूबसूरती से बाहर आता है। तो क्या नेचुरल लाइफ में भी जब आप अपने उन्हीं रिश्तों में, जैसे अगर आप बाप के किरदार दे रहे हैं, तो बच्चों के साथ आपके बिहेवियर उस तरह टोन होते हैं क्या? हाँ, Does क्योंकि it go like this in मुझे your बच्चे home? ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बोलती हैं बिल्कुल आप वैसी टीवी पर बोलती हैं, मतलब कोई वो वैसे नहीं बना के। तो अभी या तो बहुत कुछ- नरम और शाइस्तगी का मामला था ना, लेकिन अगर कोई ऐसा किरदार हो जिसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट बने हैं, तो क्या आप लोग ये घर जाकर भी जब आप अपने पेरेंटहुड में आते हैं तो वो स्ट्रिक्टनेस वहाँ शो होती है? नहीं, अच्छा, ओके। सो जैसे यू मेरी बहू कहती है जब मैंने नहीं, जब मैं झूठ बोल रही है। मैं बताती हूँ, जब मैं कोई नेगेटिव करती हूँ ना मदर का, क्योंकि मुझे उसमें मार्जिन बहुत लगता है ना एक्टिंग का। बहू क्या कहती तो है? बहू कहती है आप ये किरदार पाकिस्तानी छोड़कर आइएगा, यहाँ मत लाइए। अच्छा, अब एक बहुत सारे राज मुझे पता है क्योंकि पीटीवी से मेरा ऐसा ताल्लुक रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। घर का जो भेदी। जनरल घर का भेदी, जो जनरल व्यूअर्स हैं, मॉर्निंग शो मुस्तनसर हुसैन तारर और कुरतुलैन साहिबा जो हैं, उन्होंने इतने अरसे तक आप उनका देखते, बल्कि शुरुआत ही एक्चुअली उनकी थी, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है तौसीक साहब का उनसे। ये देखिए, ये हैं कुरतुलैन, आपको याद आएगा अगर आप देखेंगे तस्वीर तो आपको। और ये हैं उनके भाई तौसीक साहब, उनके भाई हैं, तभी तो कहेंगे इट रन्स इन द फैमिली, बोलना, ये अदायगी, ये सब बाकायदा चीजें। डांटें खाई हुई हैं मैंने एनी आपा से, और उनको भी हम एनी कहते हैं। तो आज इस आज तो बहुत तीन एनी एनी है, ये तो एनी शो होना चाहिए। एनी शो हो गया। तो बहुत डांटें मैंने खाई हुई हैं, अगेन तलफ़ुज़ पे, अदायगी पे। आज भी कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए कि अच्छा ये यूं है या यूं है, तो यू नो गो टू पर्सन जो है वो कुरातुलैन साहबा, 2-3 जो मेरी ज़िंदगी में लोग, उनमें से एक उनको फ़ोन करके, मेरी बहन है, अच्छा ये यूं है, यूं। वो जो नीस का जिक्र आप कर रहे थे, वो उनकी बेटी। इनकी बेटी है, बिल्कुल, फातिमा अच्छा, उनका अच्छा, नाम है, तो अच्छा। उससे मेरी बड़ी दोस्ती है। सो बिल्कुल, और ये इट रन्स इन द फैमिली, और अदायगी और बात करने का अंदाज। और मैंने एनी आपा से जो मैंने चीज़ सीखी, जो आजकल के मेरे ख्याल है ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और वो है वेयर टू स्टॉप, व्हाट नॉट टू से। ये जो है ना कि अच्छा जी आज़ादी इजहार है, तो कुछ जो मुंह में आया कह दो भाई, आजकल तो सब चलता है। बहुत मोहताज। मेरा ख्याल है कि ओहो, और इवन और फैमिली आजकल तो में मीडिया जो आज ऐसा हमारा है कि- टॉपिक है, उससे भी मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा कि बेटियों के साथ या बेटियों को वालिदैन के साथ ये नहीं कि जी अब हमने खुली छूट दे रखी है, हमारे बच्चे तो जी बहुत, वेयर टू स्टॉप एंड व्हाट नॉट टू से, क्या नहीं कहना, ये भी बहुत अहम है। Especially दामादों के साथ। खाली वालिदैन के साथ नहीं, हर जगह, आपके हर रिश्ते के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अब कहाँ रोकना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी जंगों का की इब्तिदा इस ज़बान से ही होती है बेसिकली। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बच्चों के साथ है ना, जैसे दोस्त बन जाओ ठीक है, लेकिन उसमें भी वो वाली बात आती है वेयर टू स्टॉप, और किस हद तक आप अपने बच्चों को इजाज़त दे रहे हैं बदतमीज़ी करने की, या लाउड बोलने की, या यू नो अपना इजहार करने की अपने, उसमें भी आपको यू नीड टू हैव अ बैलेंस, बिल्कुल, कि वो बदतमीज़ी में न टर्न गार्जियन हो का जाए। रोल तो रखना ही है। वो मतलब उनके साथ, क्योंकि अकल अल्लाह ताला ने आपको उम्र में उनसे बड़ा रखा, आप दुनिया में पहले दिया, ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया, तो उसे यूज़ तो करना है ना। अच्छा, अब हम अगली बेटी की कहानी पे जा रहे हैं। एक तरफ सरजीना की कहानी थी, एक तरफ सुमेरा की कहानी थी, और अब है आयशा की कहानी। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरी पसंद की शादी हुई थी, जिससे मेरे अब्बू बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो मेरे दूसरे बहनोइयों को दी जाती है। जैसे अगर कोई दावत है तो उस पे मेरे बहनोइयों की पसंद की डिशेस बनती हैं, उनको बहुत अच्छे से सर्व किया जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। और जैसे कभी कोई ईद है या कोई त्यौहार है, उस पे गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। अब्बू मेरे स्पेशली उनके घर जाके उनको गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन हमें बस भिजवा दिए जाते हैं, और फिर बाद में कोई कॉल करके पूछता भी नहीं है कि हाँ पसंद आया या कुछ।
अब ये चीज़ इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा, कि अब मेरे अब्बू मेरे हस्बैंड के मुंह पे इंसल्ट करने लगे हैं। वो इज़्ज़त जो दूसरी बहनोइयों को दी जा रही है, वो इज़्ज़त बिल्कुल भी वो मैच नहीं कर रही है, जो चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती है, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ। और मुझे बहुत फ़ील होती है चीज़, मेरा दिल करता है मैं भी बोल दूं, लेकिन मैं नहीं बोल सकती। वो मेरे फादर हैं, ठीक है, माना फादर हैं, लेकिन अब वो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है और मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने पेरेंट्स से जाके मिलूं भी, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी फ़ील करते हैं, मुझे उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। बस इस वजह से मैं बहुत बिल्कुल, ये तो परेशान ये हूँ। कुछ वो वाला फादर है, कुछ शर्जीना वाला। मैं वही कहने लगा था कि ये मुर्तज़ा का भी एक एंगल, क्योंकि आपकी भी 2 बेटियां थी और एक बेटियां दामाद थी से और आप वो खुश थे। बिल्कुल आखिर तक उसका वो बॉन्ड अपने दामाद से मुस्तफ़ा से नहीं बन पाया। तो मेरा ख्याल में आपके वालिद जो है ना, बेटा आपको भी मेरा यही मशवरा होगा, आपको भी वालिद के साथ बात करनी चाहिए कि देखिए उस वक्त आप खुश नहीं थे, ठीक है, ये हर पेरेंट का राइट होता है। हालांकि हमारा दीन इस्लाम भी जो कि प्रेडोमिनेंट दीन है, मज़हब है इस मुल्क का, हर जगह पे कानूनन भी 18 साल के बाद एक फ़र्द को ये इजाज़त भी है और आज़ादी भी है कि अपनी पसंद की शादी करे। बिल्कुल, ये तो होगी बात साइड पे। लेकिन हमारा माशरा, हमारा कल्चर, मेरा आपने तो रोज़ इस तरह के लोगों से आप मिलती हैं कि इस चीज़ को शायद कि क्योंकि मैंने ना कह दी है तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम कहो कि अपनी Acceptance पसंद नहीं की है। वो acceptance नहीं। ईगो जो है। तो ऐसे में उनके साथ बात करना और उनको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी है कि भैया आप अपनी ईगो को अब थोड़ा सा बालाए ताक रखिए। अब देखिए बेटी आपकी खुश है, तो आप मान लीजिए कि आपका उस वक्त जो परसेप्शन था, जैसा कभी तुम के केस में मेरा परसेप्शन मेरे दामाद के लिए, मुस्तफ़ा के लिए, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन आपको माँ देखिए बाप गलत भी हो सकते हैं। आपको राम करने में आपकी बीवी का बड़ा बड़ा किरदार था। हाँ, और इस मेरा- केस में आयशा के केस में भी इनकी वालिदा का बड़ा किरदार हो सकता है इनके वालिद को समझाने मुझे में। एक सवाल ये पूछना है, इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इट्स वेरी न्यू। अभी तो ताज़ा अभी ताज़ा वो मामला है। आपके जो फादर हैं वो एडजस्ट और कंसीव करने में उनको टाइम लगेगा। आपने उनसे बात की है बैठकर? नहीं, मैंने बात नहीं की है क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, वैसे भी उनके खिलाफ ही जाके शादी हुई है। तो वो कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। अच्छा, वैसे भी अगर पसंद की शादी भी होती तो दामाद और ससुर, हाँ। इनका रिलेशनशिप बहुत टैकी होता है। टैकी होता है, बट दे नीड टू सिट एंड टॉक फर्स्ट। दूसरा स्टेप ये होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। अगर आपके मियाँ की इज्जत नहीं हो रही उस घर में और आप ऑब्जर्व कर रही हैं कि इतनी ओकेजन्स हुई हैं, आप बार बार जा रही हैं, उनको इज्जत दे रहा है, आपका हस्बैंड उनको इज्जत दे रहा है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज बैक ऑफ। थोड़ा क्योंकि सा डिस्टेंस दें। बहुत सारी जगहों पे ना डिस्टेंस करने से Distance चीज़ें करें। खराब नहीं होती, चीज़ें एक्चुअली बेहतर होती हैं। क्योंकि देखिए अक्सर जब ऐसा actually बेहतर ऐसा होती होता हैं। है घरों में तो दामाद आना छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल। दामाद अकेली बेटी आती है, मिलके चली जाती है, दामाद आते ही नहीं है, चाहे कोई दावतें हों या कोई बड़ी बड़ी ओकेजन्स भी होते हैं, तो दामाद अवॉइड करते हैं कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि वो फिर भी जा रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद। निदा, तो मुझे इसे भी ऐड करना है जो मैंने आपकी बात से और आपकी बात से पिक किया कि सपोर्ट सिस्टम ना बहुत कभी कभी ज़रूरी होता है, और स्पेशली अगर बेटी और फादर में, मतलब ओपोजिट जेंडर पेरेंट्स में इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, अगर ये डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, हो सकता है वो बॉन्ड कभी इनके साथ भी उस तरह क्रिएट ही ना हुआ हो। ये एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि ये इमोशनली और अटैच्ड हैं। उनके साथ अटैच्ड हैं और अब चाहती भी हैं कि ऑब्वियसली एक इंसान की एक फितरत है ना कि मेरे स्पाउस को घर पे इज्जत मिले, और वो डिफ्रेंसिएशन भी देख रही हैं। लेकिन सपोर्ट सिस्टम उनके करीब कोई होगा, मतलब मेरे 2 सेंस इसमें ये हैं कि अगर मैं खुद बात नहीं कर पा रही तो कौन मेरे बिहाफ पे बात कर सकता है? अगर वो मदर हैं तो मदर, अगर मदर नहीं भी हैं तो कोई तो होगा। कभी कभार इनके अब्बू का भाई कोई हो सकता Exactly. है, कोई तो communication जिनसे एक रोज होगा, कोई किसी की तो बहन। वो- अच्छा, यहाँ पे ना आयशा की कहानी में एक कैरेक्टर है हाँ, जिस पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, और वो है इनके हस्बैंड। देखिए वो फील कर रहे हैं ना कि उनके ससुर जो हैं वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए। मेरा ख्याल है उनको भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी या अंकल जो भी कहते हैं, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का नाम याद करो, तौसीफ साहब ऐसा- जो वो जा रहे हैं ना, जो इनका हस्बैंड दावतों में फिर भी जा जा रहा रहा है, है, इज्जत नहीं मिला तो बेचारे का वो एक पहला कदम और ही फिर है। नहीं, डोंट इसके ऊपर फॉरगेट एक- कि इनकी शादी को अभी 2 साल से हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा उन भाई का जो भी नाम है, आयशा के हस्बैंड, उनको थोड़ा सा दोस्ती का
हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपने ससुर के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मैं आपको अपने घर की आपको एक मिसाल दूं। मेरी बहन कुरातुलैन, इनके जो हस्बैंड है उनकी मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं है, ये क्या हुए जी, दामाद ससुर हुए जी। इनकी इतनी जबरदस्त दोस्ती थी कि क्या आम और क्या खाने बन रहे हैं या क्रिकेट उनका एक कॉमन वो था कि ज्यादातर वक्त कई बार ऐसा होता था मेरी बहन ना भी आई हो, मेरे बहनोई रियाज भाई वो घर आके बैठे हुए हैं और बैठे गप्पे लग रही हैं। लेकिन दोस्ती So, वो ये आपका जो बॉन्डिंग क्रिएट है ना, ये दामाद के ऊपर भी बड़ा लेकिन ये तो नॉर्मल है ना, आपका बहुत अच्छा इनका तो स्टार्ट ही बहुत स्टार्ट है बुरा ना, हुआ तो ये इसको ठीक किया जा सकता अच्छा, है। और ये उसमें बेहतर बता सकती है, लेकिन मेरा अच्छा, ख्याल है कि नहीं, आई एग्री टू बैड द फैक्ट कि रिलेशनशिप को कितना विलिंग है आजकल की। अगर मैं आपको जनरल बात बताऊँ ना, तो सब में पेशेंस काफ़ी कम है। मतलब हम सबको हर चीज़ बहुत जल्दी Fast चाहिए, चाहिए, fast, इवन अपने रिलेशनशिप में भी। तो जो पेशेंस ऑफ डूइंग, आपकी बात सही है कि वो घर आ रहे हैं तो उनके हिसाब से तो वो कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इनका 2 सेंस बिल्कुल सही है कि यार आके बैठ तो गए, लेकिन अगर कोई इनिशिएट नहीं कर रहा तो आप इनिशिएट करें गुफ्तगू। इफ़ इनका अपने हस्बैंड से इतना है बॉन्ड कि वो ये बात डिमांड कर सकती हैं या प्यार से बता सकती हैं या दोनों मिलके इस बॉन्ड को क्रिएट कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना मुश्किल नज़र आता है तो क्विक एंड ईजी फिक्स वो है कि अभी आप सबसे पहले ये भी ढूंढ सकते हो कि करीब में कौन है जो मेरे बिहाफ पे मेरी ज़ुबान बन सकता है और मेरे बिहाफ पे उनसे बात करके उनको प्यार से समझा सकता है। और अगेन जो समझाए वो भी डायरेक्ट ना हो, ये मैं हमेशा कहती हूँ। वैसे उधर हालात तो बहुत खराब है, पसंद की डिशें भी नहीं बन रही। क्योंकि वो देखिए एक वो कह रही है उसके पसंद के खाने भी नहीं एक बन। रिलेशनशिप स्पॉइल करने में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ईगो होती है। ईगो होती है, ये बात हम है। लोगों की अगर ईगो बीच में जो आ जाती है ना, अगर ये किसी तरह खत्म कर देना तो बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती और वो जो पहले- पसंद की डिशें नहीं बन रही ना, वो तुम अपनी अम्मी को कहो, उसमें अब्बू का कोई लेना नहीं। एग्जैक्टली, यही मैं अम्मी कहना के चाह ऊपर रहा बोलो ये क्या बात हुई। अम्मी कुकिंग करती हूँ क्योंकि लड़कियां जाके ना लड़ रही होती है लड़ रही होती अपने हैं, मैके में, ये तो exactly। कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वैसे कनेक्टिंग बात सही की है। हो बात सकता है कि सही है। अब्बा बहुत डोमिनेटिंग हो कि जो उनको कहते हो नहीं ये पकाओ ये नहीं पकाओ, ये भी हो अच्छा, सकता है। कनेक्टिंग इट टू कभी मैं कभी तुम, उसमें आपको याद है 1-2 सीन्स में ऐसा है कि वो अपने, मेरा कैरेक्टर जो है मुर्तज़ा शजीना का बाप, वो मुस्तफ़ा को कहता है कि तुम्हारी ईगो और तुम्हारी अना की वजह से, और वो भी आगे से यूं करके देखा है कि मेरी किधर ईगो, अंकल जी तुम्हारी ईगो, यू नो। ये यानी की बात बिल्कुल ठीक है। वो जो ईगोज है ना, और छोटी छोटी अनाएं होती हैं, मैं आपको बहुत फॉल्स ईगो किसी को, और एक चीज जो इस माशरे में बहुत कम मैं देखता हूँ, अगर वो हम अपनी सेकंड हैबिट बना लें, 2 मैजिक वर्ड्स, एक थैंक यू और एक सॉरी, सॉरी, सब ये चीजें सॉल्व हो दोनों जाती हैं। अदा करते हुए हमें मौत आती है। आपने तो सॉरी नहीं किया वहाँ सीरियल के अंदर इतनी दफा है ना, ये आखिरी किस हमने जल्दी वो जल्दी आप कर खत्म लें, करनी वो आप थी, कर लें। आखिरी किस जल्दी खत्म करनी थी, हाँ, तो इसलिए। सॉरी अली। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक होस्ट को एक्टर के रंग चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं तौसीक साहब माशाल्लाह। भाई अब इनके स्टाइलिस्ट ने कहा कि ये सनग्लासेस इज अ मस्ट, जरा दिखा दें अपने स्टाइलिस्ट को कि भाई भाई वो, हाँ भाई सुनील, देखो सुनील ने मेरे से सख्त नाराज हो जाना था, उसने कहा, क्योंकि उसने कहा था ये आपने जरूर पहने। मैंने कहा भाई मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की चीजें शोज पे करने के लिए, उसने कहा नहीं 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 नहीं, अब आप एक्टिंग की दुनिया में आ गए, अब आप नहीं लगा के पहन, रंग चढ़ चुका है ना। वैसे नहीं बताएं विद ग्लासेस और विदाउट, जब आप दोनों में अच्छे लग दोनों में रहे हैं, 2-3 स्टड्स और लगा लें चमक चमक साइड में ना, इधर भी और इधर भी, फिर तो बिल्कुल और टैटूज भी एक्टर हैं। लगे हाँ, हुए तो ये बिल्कुल टैटू भी लगे हुए तो ये सारे। बस ये मैंने अपने स्टाइलिस्ट के लिए शर्जीना ऐसे भी लगा कहेगी, दी, और हाँ, ये ये कि मेरे बाप को अब्बा क्या यो हो हो गया? गए, यो हो गए मेरे। शर्जीना खुद कितनी यो है अपनी हाँ, जिंदगी में, है ना? एक्चुअल लाइफ में वो यो है ना, तो बहुत उसका सही यो रंग है, चढ़ वो बड़ी खुश होती है जब इस तरह की हम ऑफ इतनी स्क्रीन हम बैठ के सकी गप्पे, तो ये टैटूज और ये और ग्लासेस और जूते कौन से, तो वो इतना उसको भी मजे बड़ा- का एक कोई एक वायरल हुई थी आप लोगों की रील, आपके पेट पे हाथ फेर रहा था फहद या क्या, कि ये वो जाना क्या था? चाहिए ये जाना- Exactly. उस वक्त इन्होंने नहीं थोड़ा जाना- सा वेट गेन किया वेट था गेन या किया नहीं था, किया नहीं था? हम एक स्पेल किया था, उसमें मैंने वेट गेन किया हुआ था। जब अगले स्पेल के लिए आए तो मैंने श्रेड किया हुआ था, तो फहद ने वो किया, कहता है कि हाँ ऐसा सुसर और होना हमारी चाहिए, लड़ाई होती थी gym हमेशा fit। खाने के ऊपर। ये मुझे कहते थे तुम क्यों खा रही हो ये, मैंने कहा भाई मुझे खाने दे आप आराम से। और इनका खाना आता था पता नहीं वो इतना सा नट्स और ये वो दही के अंदर दही के अंदर cucumbers, तो मैं बहुत ज्यादा जिम फीक हूँ, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल, और तो वो बस वहाँ पे मैं बड़ा खुश होता था कि बड़ा हेल्दी किस्म का खाना भी मिलता है, और ये बैठ के कोर में
और बिरयानियाँ और पता लेकिन नहीं चलो क्या। लग नहीं रहा ना माशाल्लाह तो Because बस ठीक है। I believe As long मेरी as- डाइटिंग है पोर्शन कंट्रोल. Oh, wow. चलो, I believe in it with lot of experience. मैंने सब कुछ और try आप कर कभी लिया. मोटी नहीं हुई, मोटी थोड़े से हुई थी. तब up and हमने down. आपको देखा नहीं उस वक्त। हाँ. लेकिन आप पोर्शन screen पे। कंट्रोल is my favorite और intermittent fasting. Okay. ये बेस्ट चीज़ चल रही है। सो हमारी जो टॉपिक है उसके अलावा भी अब ज़ाहिर है ड्रामे की वजह से ये टॉपिक क्रिएट किया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारी बच्ची की कहानी है वो है सूफिया। सूफिया से बात करते हैं और देखते हैं इसको क्या मसले मसाइल हैं। जी सूफिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सूफिया है और मेरा मसला ये है कि मैंने अपने मैके का माहौल शुरू से डिस्टर्ब देखा। मेरे अम्मी अब्बू की बॉन्डिंग नहीं थी शुरू से। तो वो मेरे अब्बू हर वक्त अम्मी के ऊपर हाइपर रहते थे, बात बात पे गुस्सा करते थे और हर इवन के हाथ भी उठाते थे। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी मेरे ताया अब्बू के बेटे से हुई, तो वो मेरे मैके के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो अब वो भी मुझ पे बात बात पे गुस्सा करते हैं, हाइपर होते हैं और ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो वो मुझ पे हाथ उठाते हैं। तो मैं अपनी अम्मी को जाके कंप्लेन करती हूँ इस बारे में, तो अम्मी कहती हैं खामोश रहो, घर ख़राब होगा। और मैं अपने अब्बू को कंप्लेन करती हूँ तो अब्बू कहते हैं बेटा मर्द को गुस्सा दिलाओगी तो हाथ उठेगा। और फिर जब मैं एंड में अपने हस्बैंड के सामने ही स्टैंड लेने की कोशिश करती हूँ तो मेरे हस्बैंड वाकिफ़ है मेरे मैके के माहौल से, तो वो कहते हैं तुम्हारी अम्मी ने भी तो सारी ज़िंदगी मार खाई है तो बर्दाश्त करो। तो मेरा सवाल है कि मैं किससे जाके बोलूँ, मैं क्या इस मसले का हल निकालूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो बताएं। बेचारी बहुत बुरी तरह ये तो फंसी है। बहुत ही ये तो एक्सट्रीम. इसलिए कहते हैं खानदान में शादी नहीं करनी चाहिए। खानदान में नहीं, और- क्योंकि हर चीज़ नहीं पता होनी चाहिए मियाँ मैं को। कहती हूँ पहली दफा जब हाथ उठाए ना, दैट्स अ रेड फ्लैग. हाँ और क्या। फर्स्ट टाइम अब ये Abusive, रुकेगा हाँ, नहीं. हाँ. मुझे It's a वैसे red इस flag. कॉन्सेप्ट की आज तक समझ नहीं आई कि अगर गुस्सा दिलाओगी तो मर्द का हाथ तो उठेगा। अरे भाई Old वो school क्या of मतलब कोई मगरमच्छ है, हाँ. कोई वो शेर चीता है कि मतलब कि हाथ उठेगा, भाई पागल है, उसको पागल खान। मुझे तो आज तक ये मर्दों की ये साइकी भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि हाँ भाई अब मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा गैर मर्दाना हरकत कोई नहीं है कि आप एक अच्छा, औरत मुझे के ऊपर मुझे हाथ तो उठा ये रहे, चाहे वो समझ आपकी बुज़दिल बीवी है। मर्द मुझे करते तो हैं. ये समझ नहीं आती। आप गुस्सा आ जाता है देखिए मुझे। ऑफिस में जो आपका बॉस है, ठीक है, वो आपको डांट रहा है और उस वक्त आपको गुस्सा नहीं आता, उसमें तो आप हाथ नहीं उठाते। वो जिस पे बस चलता है. जिस पे आपका जी। बस है, जो थोड़ा आपको लगता है कमजोर है, Exactly. आपसे मोहब्बत करता है, आप उसी के ऊपर सारा रोब झाड़ते और हैं। मैं इस पे ऐड करूंगी कि आजकल के ज़माने में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज अ बिग थिंग. और आपके बहुत ड्रामे फर्क ने ये पड़ता है. मैसेज दिया है Exactly. कि शर्जीना एक पढ़ी लिखी, एक वो डरती नहीं थी. इंडिपेंडेंट, हाँ. और जब बुरा वक्त आया तो वो अपने पैरों पे खड़ी हुई। और मुझे एक और चीज़ निदा बहुत अच्छी लगी और मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मतलब राइटर, डायरेक्टर, पूरी टीम को जिन्होंने ये कंसीव किया। देखिए अक्सर मैंने देखा है ड्रामों में अगर दिखाया जाता है कि 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, वहाँ हल्का सा एक साइकोलॉजिकल ट्रैक माँ या बाप का एक ज़रूर दिखा देते हैं जहाँ पे हल्की सी ख्वाहिश बेटे की दिखा दी। इस पूरे सीरियल में कहीं एक जगह भी नहीं आई जहाँ पे एनी या मेरा जो कैरेक्टर है हमने हल्का सा ये फील भी होने दिया हो कि काश बेटा होता. यस तो यस यस अ बिग यस बेटियों से प्यार करना बल्कि अपनी हमने जगह, लेकिन बेटियों को बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत इंडिपेंडेंट उठाया है. इतना ओन एंड करवाया थैंक है। यू और फॉर हाईलाइटिंग दिस टू, हाँ, क्योंकि अगर किसी ने अनइंटेंशनली उस पर ध्यान भी नहीं दिया तो पूरे व्यूअरशिप मतलब एज एन व्यूअर भी मैं बात करूँ पूरे टाइम पे किसी एक जगह ये, और ये एक्चुअली ये जो जेंडर की जंग है ना, ये आपके बच्चों की तादाद भी बढ़ाती रहती है और इसकी वजह से आप अपने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक हालात हैं इस मुल्क के और हम सब के इनफैक्ट, उसमें बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए भी यू हैव टू हैव अ बिग अमाउंट इन योर और पॉकेट। मैं इस रिलेशनशिप जो इनकी प्रॉब्लम है और ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स है जहाँ हाथ उठा लेते हैं, जब उनको पता होता है ना ये कमज़ोर है और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसका मैका भी मैका इसको भी support ऐसे ही है, नहीं करेगा तो मर्द के दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं इसको मार बिल्कुल इसने जाना कहाँ? जाना कहाँ है? और इसके लिए मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये कितना इनकी अपनी तालीम क्या है और अगर इनके आप पास बता सकती हैं कि आपकी तालीम क्या है? क्या आप कुछ कभी जॉब की है या अपने पैरों पे खड़ी रही हैं? नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं की और अब मेरा 1 साल का बेटा है, छोटा वाला।
तो मैं कोई इस तरह का स्टेप भी नहीं ले सकती फ़िलहाल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी, आई डोंट नो कि कितना टाइम है, मैं बहुत मुख्तसर करके कहानी सुनाऊंगी। मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आता है, वो बच्ची मेरी यूनिवर्सिटी में जूनियर थी, तो एनईडी में मतलब अगर एनईडी में पढ़ती थी तो इसका मतलब उसकी अकल एक लेवल की अच्छा खासा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी माँ की, काफ़ी अरसे उसने जॉब की। जॉब करने के बाद जब उसकी शादी हुई तो आजकल सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो गायब हो गई, शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अब ऑल टुगेदर जब मेरा ये लाइफ कोचिंग और एचआर का जर्नी शुरू हुआ तो उसको शायद उसने पॉपअप देखे और फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया। कहानी ये थी कि मैंने कहा यार XYZ, मैंने कहा कहाँ गायब हो, तो उसने कहा कि एनी बताए क्या, मज़े की बात यह है कि मैं गायब हो गई और किसी को ना पता भी नहीं चला। तो मुझे ना थोड़ी देर के लिए दुख हुआ कि ये कितनी दुख से इसके दिल से बात निकली है कि आजकल इंस्टाग्राम में सब है और अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊँ और कोई पलट के ढूंढे नहीं कि एनी कहाँ गई, तो ये डिफाइन करता है ना कि कितना इंटरेस्ट है आपको किसी की लाइफ में। और फिर अब इस मुद्दे पे आती हूँ कि वाई शी वॉज कनेक्टिंग। तो उसके 3 बच्चे थे, उस यही बात कि इसके ऊपर एक दफ़ा हाथ उठा या इसकी मदर के ऊपर उठा, तो ये अब्यूसिव साइकिल रिपीट होता है और कब आप उस अब्यूसिव साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं यू नेवर नो। तो वो पहले बच्चे से पहले भी उसने सोचा मैं छोड़ूं और तीसरे बच्चे पे भी वो सोच रही थी कि मैं छोड़ूं। तो जितनी मुश्किल में वो पहले बच्चे के बाद थी, शायद अब उससे ट्रिपल ऑफ द टाइम थी। बिल्कुल। और बहुत सारे लंबे अरसे के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि ये भंवर में अब फंस चुकी है। वो बिल्कुल उसकी जो मेंटल हालत थी ना, अगर मैं निदा बता सकूं, तो मुझे कभी नहीं लगा कि ये लड़की कभी यूनिवर्सिटी भी गई है। वो कॉन्फिडेंस के उस लेवल के, यानी अब मुझे कौन जॉब देगा, यानी अब तो मुझे कोई रखेगा ही नहीं, यानी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वो अब्यूसिव साइकिल आपको वहाँ ला के गिराता है कि आपका अपने ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाता है। तो माजरत मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आई एम अ पर्सन जिसको किसी के घर तोड़वाने हैं, लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है राइट टाइम के ऊपर। क्योंकि ये एक दफ़ा आपने मार खा लिया और आप ये सोचेंगी कि आगे चल के ऐसा नहीं होगा। जब हाथ खुल जाता है, कहते ना हाथ छूट गया, हाथ खुल गया, तो बस वो बढ़ता ही है और मैं उसके लेवल्स बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं। और निदा एक और बात है, आप ना इस तरह की फैमिलीज़ के बच्चों, देखिए सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा, जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं एचआर में बैठ के या मैं एज एन लाइफ कोच में बता सकती हूँ कि ये जो शख्स है जिसका कॉन्फिडेंस इतना वीक है, ये इसका अपना दिया हुआ खुद को तोहफा नहीं है, ये तोहफा इसको माँ बाप से मिला है, विरसे में मिला है। विरसे में हमें सिर्फ जायदाद नहीं मिलती, हमें वो सारे रिलेशनशिप्स का निचोड़। आप कुछ कह रहे थे? सॉरी। नहीं, मैं कह रहा था कि वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, हमें अंदाजा नहीं होता, बच्चे भी वो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। चाहे बच्चा 5 साल का है, 11 साल का है, 13 साल का है, हमें लगता है कि अरे नहीं ये तो मेरी मियाँ बीवी की लड़ाई है, वो तो उधर बैठा अपना खिलौनों से खेल रहा है। ऐसा नहीं है। और फिर आयरनी इज दिस कि हमारी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कि जहाँ जैसे लोग नहीं है। थैंक यू। अगर आप तो हैं नहीं निदा, अगर हैं तो लोगों में वो नहीं है कि जाना चाहिए। तभी तो फिर हम ऐसे टॉपिक्स करते हैं ना कि जो जा नहीं रहे तो वो यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सा उनको एक थोड़ी सी तो चीज समझ आ रही है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। जैसे आप वेस्ट में रहे हैं, आप वेस्ट में नहीं, तो आपको अंदाजा है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो फिक्स करने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है ना, प्रोफेशनल और आम है अब वहाँ ये चीज। प्रोफेशनल हर स्टूडेंट को अब पता है कि वो अपने आप को पहचानता है कि मैं हेल्प लूँ। इंसान की एक सब छोड़ दें, सारी हेल्प भी अगर छोड़ दें, मैं सिर्फ अगर मैं बताऊं जैसे जनरली कि अगर सांप आ जाएगा तो हम सबका रिएक्शन एक जैसा होगा ना, अगर शेर आ जाएगा एक जैसा होगा, और अगर कोई मतलब यानी कि आसान अल्फाज में इंसान को अकल अल्लाह ने दी है और वो अकल उसको एक मैसेज बार बार देती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये चीज़ बहुत बचपन से हमें पता होता है कि जो हम काम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, ये ठीक है या गलत। तो किस हवाले से हम ये रूम किसी को दे देते हैं कि यार तुम मुझे सिर्फ जिंदा छोड़ दो लेकिन मेरी हर चीज खत्म कर दो। अच्छा, वैसे शेर आ जाए, एक सवाल है, तो मेरा थोड़ा रिएक्शन फर्क होगा। अच्छा, आप से गले लगाएंगे? हाँ बिल्कुल। फिर तो ठीक कैट है। फैमिली की कोई चीज, जानवर वानवर हर तरह के। एनिमल लवर है, मैंने सुना है, बड़ा शदीद एनिमल लवर हूँ, लेकिन वाकई मैंने एक्चुअली साउथ अफ्रीका के वो जो ओपन जंगल्स फॉरेस्ट, उसमें जाके शेरों के साथ गोद में बैठा के। ओह माय गॉड। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा एक सवाल है कि अब जैसे इनकी सिचुएशन है तो ये हर तरफ से ना ये जॉब कर रही हैं, बच्चा भी है छोटा,
तो ये किस तरह इससे निकलेंगे, किस तरह? एनी उसमें मेरा ना बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल रॉ अगर बात कर सकूं और लोगों को समझा सकूं, खालिक खुदा है, कोई इंसान नहीं है। और मैं कितनी आपको सपोर्ट दे दूं, बाय द एंड ये आपकी जर्नी है। तो सिर्फ पहले तो ये पहला फैसला बहुत मुश्किल होता है कि करना क्या है। जब ये आप ले लेते हैं ना, तो दुनिया में लाइफ इज़ फुल ऑफ एबंडेंस। आपको चीज़ें नज़र तब आएंगी जब आपका फोकस उधर जाएगा। इस वक्त जैसे कि इस लड़की ने भी, बच्ची ने भी बताया कि इसकी मदर ने ये किया है, इसको शायद अभी पता ही नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल में इसने ये एक्सेप्टेंस पहले से दी हुई है अपने हस्बैंड को कि मार लो, क्योंकि इसे बचपन से होते हुए देखा है। होते हुए तो देखा है। और हर उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जो अल्लाह इसको क्रिएट, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, कुछ हुनर सीखना पड़ेगा, कुछ तालीम, सब कुछ होगा, मुश्किल रास्ता आएगा। लेकिन आप मुझे ये नहीं बताएं, आज अल्लाह पाक ने आपको जिस मुकाम पे बिठाया, इसके पीछे भी तो एक मुश्किल रास्ता है ना। बहुत सारी मेहनत है। आप बताएं, आपकी भी बहुत मेहनत है। आप हमें अभी ऑफर बता रही थी कि आपके फादर कहते थे कि बेटा यहाँ पहुँचा दिया, बट आपने चूज किया कि मैं मेहनत से वहाँ तक पहुँचूंगी। तो रास्ते तो कामयाबी के कभी आसान नहीं होते, लेकिन अगर हर किसी की मेहनतें डिफरेंट होती हैं। किसी को किसी चीज के लिए मेहनत रिसोर्सेज भी नहीं होते, आपको पता नहीं होता कहाँ लेकिन जाना वो कह रही है ना, हमारे आंखों के आगे बादल होते हैं। जब हम उसको हटाते हैं तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं कि हम पहले डर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ पहला कदम उठाना। और वो पहले कदम ही के लिए जो आपको ये नहीं मैं कह रही, आप किसी भी मेंटोर को अपने साथ लें जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ कोचिंग या कर सकता है, क्योंकि वो जो हिम्मत हर रोज सुबह उठ के यार आज छोड़ दूंगी, फिर रात में फिर मार खा और वो यही कह रहे हैं ना कि वो जो हस्बैंड है वो ऐसा शेर हुआ है कि जाना कहाँ है। अच्छा, इसमें एक और चीज पिटेगी, कुछ होगा, मर खड़ के इधर ही रहेगी। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि ये जो हस्बैंड्स होते हैं ना, ये जैसे सुबह मार रहे हैं ना, तो वो शाम तक वो ऐसे मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं कि लड़की बिल्कुल दूसरे उसमें चली जाती है कि चलो गलती हो गई, यू नो, उस वक्त सब ठीक हो जाता है, फिर 2 डेज के बाद वही रिपीट होता है। ये रेड फ्लैग्स अगर नजर आ जाए ना यानी तो इंसान अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर ले। ये रेड फ्लैग्स आपको दिखाता ही वो इंसान है जो जैसे कहते हैं ना, तस्वीर से बाहर तस्वीर साफ नजर आती है, तो ये खुद तस्वीर में ना तो तस्वीर नहीं देख पा रही, तो वो शख्स इनको दिखा पाएगा जो तस्वीर का हिस्सा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई शी नीड्स रियल हेल्प। तो और अभी यंग है। और जो अनी ने बात की बड़ी मुनासिब है कि जरूरी नहीं कि इसका हल तलाक है या छोड़ देना है, हल ढूंढना, क्या और पता उसको इम्प्लीमेंट करना। क्या पता उससे सेपरेट करके ही उसको थोड़ी अक्ल आ जाएगी कि भाई थोड़े दिनों ये में बच्चा separation हो लेके जाए। कहीं जा सकती है, और सेटिंग अगर बाउंड्रीज, बाउंड्री सेटिंग जो है ना दुनिया की मामला बहुत हल भी हो खूबसूरत सकता मैरिज काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है भी यही कि कोई थर्ड शख्स आपके साथ बैठ के आपको बताए कि ये आपकी गलती है, आपकी गलती है, बाहर निकले और कई बार दोनों मतलब लोग अच्छे लोग भी जुल्म के आपस में खा हो खिलाफ जाते हैं। आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वो कोई भी कोई भी हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you so very much for having us. यहाँ पे शो पे आके इतने टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक था और हमें टाइम और चाहिए था। और थैंक यू सो आपका मच। शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, बहुत मजा आया, और नया सेट आपको बहुत मुबारक हो, और 16 साल से आपका ये शो चल रहा है, माशाल्लाह, सो गुड जॉब डन, एंड बहुत मुझे आज तो लुत्फ आया तो तुमसे। बस हमने देखना है आपको एक्टिंग में और भी मजे मजे के कैरेक्टर्स करते हुए। आज शर्जीना के बाप का रोल किया है, कभी हम किसी के मियाँ का रोल देखेंगे, कभी किसी की मतलब लाइक कोई हो सकता है नेगेटिव विलेनिश कैरेक्टर। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने एक मर्डर करना है, और मैं उनके साथ उसमें प्रोजेक्ट जिसको मर्डर करना है। सो ये मजे की जर्नी आपको मुबारक हो एक्टिंग की दुनिया में, को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह अच्छे अच्छे ड्रामों में आती रहे इंशाल्लाह। और अपना जो जादू है वो व्यूअर्स के दिलों पर इसी तरह बढ़ाती रहे। गुड मॉर्निंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा नहीं लगता ये डिस्कस करना, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। एक तरफ मसाइल हैं नौकरी के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, एक तरफ मसाइल हैं मेडिकल हेल्थ के, आपको रसाई हासिल नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना इलाज करा सकें। सो इस तरह के और बहुत इश्यूज़ हमारे मुल्क में हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला है एजुकेशन का। उतनी हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, और
अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल इतनी एड नहीं है जिसकी वजह से आप पढ़ाई भी ख़त्म कर पाएँ, और उस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है वो जितनी होनी चाहिए उस तरह नहीं बढ़ चढ़ के मुल्क को और ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना रही, तो उसमें हम सबका नुकसान हो रहा है। ARY ने एक इनिशिएटिव लिया था, ARY बी ग्लोबल ने ये पहले तो ARY ने ये सोचा था कि आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, और फिर ARY बी ग्लोबल ने अपने प्लेटफॉर्म से अलग अलग सहूलतें आपको फराहम करने की कोशिश की, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और अब एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। आज पूरी दुनिया में बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टेम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो एजुकेशन को मद्देनज़र रखता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अवेयरनेस लोगों को देना, जिसकी वजह से मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सके। और इसके लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनमें शामिल हैं जी कोमल खान, जो कि स्कूल 21 कंट्री लीड से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनेद साहब, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट से हैं एकेडमी से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप? और फिर मेरे साथ मौजूद हैं मुईउद्दीन अहमद, मुईउद्दीन, सही प्रोनाउंस करिए जी, मोहिबुद्दीन अहमद उमर, को फाउंडर एंड को रोबोमैटिक। ये क्या होता है रोबोमैटिक? मुझे नहीं पता। रोबोमैटिक एक हमारा K-12 STEM एजुकेशन स्टार्टअप है। अच्छा। तो हमने दरअसल रोबोटिक्स को और काइनेमेटिक्स को कंबाइन करके एक टर्म निकाली, रोबोमैटिक। अच्छा, सो आज स्टेम डे है और आप मुझे इसके बारे में बताएं, इंटरनेशनल स्टेम डे। पहले तो ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और फिर अपनी जो खिदमत है उसके हवाले से बताएं जी कि कौन सा आप लोग जो ऑनलाइन एक तरह से कोर्स है वो आप लोग लेकर आए हैं बी ग्लोबल के थ्रू, ARY बी ग्लोबल। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निदा फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो, एंड आप ही के फोरम से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से जो है मैं ऑल ओवर द कंट्री सबको इंटरनेशनल स्टेम डे जो है वो विश करना चाहूँगी। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स कि ये क्या है, या स्टेम अप्रोच क्या है, या हम इसको कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस एज वेल। स्टेम एजुकेशन या स्टेम अप्रोच ये जो है वो 4 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो ये वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसकी मदद से आप बच्चों में 4 C's इनकलकेट करते हैं। एक एडवांस्ड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग है। बेसिकली इट्स प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, चाहे वो सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे उसमें इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो। द चाइल्ड नेवर स्टॉप्स ऑन अ बुक और ऑन डायरेक्शंस। ये वो वाहिद अप्रोच है जिसकी मदद से आप बच्चे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। यू मेक हिम अ क्रिएटर, you make him a person who can deal the challenges of future or tomorrow and even prevailing as well. अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि अभी भी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक अंडर डेवलप्ड मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन में है। अच्छा, फिर इस स्टेम अप्रोच को कंबाइन करना है ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने, जैसे आपने कहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो किताबों की हद तक महदूद हैं, डायरेक्शंस की हद तक महदूद हैं, लेकिन अगर आप इस टाइम को देखें तो आप बच्चे को महदूद नहीं कर सकते। आज का क्लासरूम और टीचर बड़ा लाइवली चाहिए, और मैं इन अल्फाज को बताऊं कि अब टीचर रहा भी नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर, वो एक फैसिलिटेटर है। सो कीपिंग दैट इन व्यू, वी आर कंबाइनिंग स्टेम एजुकेशन with making them self-reliant, जहाँ पे वो सीखे भी और अर्निंग भी करें। So this is the basic focus के entrepreneurship skills और STEM education that combines and give you an advanced, a more modern learner with that. जुनैद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी बी ग्लोबल, ARY बी ग्लोबल और आपकी अकेडमी द अकेडमी जो है वो उन्होंने जो मिल के जो
एजुकेशन नेवर स्टॉप का जो इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। अच्छा देखिए निदा, इसमें हुआ ये था कि ARYB ग्लोबल जब स्टार्ट हुआ था तो इकबाल अंकल जो चेयरमैन हैं बेसिकली ARY ग्रुप्स के, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इसको हमें एक्सप्लेन ये किया था कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ARYB ग्लोबल। तो उन्होंने बी ग्लोबल को जो हमें एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ARYB ग्लोबल का जो प्रोग्राम है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, हमारे जो टीचर्स हैं, वो सारे ऐसे प्रोग्राम पढ़ें, ऐसे प्रोग्राम सीखें जिसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, हमारी आपको पता है एक बहुत ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, जो कि शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जो अगर हम और दूसरे एरियाज़ को देखेंगे तो वहाँ इसमें बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रट्टा सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग या बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच इतनी नहीं दी जाती। और पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में सब बहुत आगे निकल गई है अगर हम ओवरऑल देखें, और हम उससे बहुत पीछे हैं। तो ये जो बी ग्लोबल का इनिशिएटिव है, जब ये हमें पता चला, और दी एकेडमी का भी मोर और लेस यही फोकस है कि बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाएं जिसमें वो किताबी लर्निंग से ज़्यादा, रट्टा लर्निंग से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, हैंड्स ऑन लर्निंग, और ऐसी चीज़ों को सीख सकें जिसको ग्लोबली रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। अब स्टेम में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली STEM जो हम कहते हैं, इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। ये चारों वो बेसिक कोर एलिमेंट हैं जो बचपन से हमने भी पढ़े हैं और हम देख भी रहे हैं। लेकिन बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बच्चा प्रैक्टिकली इसको कैसे सीख सकता है। आजकल आपको पता है कि बहुत फास्ट दौर है, टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबली बहुत स्पीड से चेंज किया है। ठीक है, तो हम ARYB ग्लोबल के साथ कोलैबोरेट करके ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल पे हों, जो कि ऑनलाइन मॉडल पे हों, और जो कि फ़ेस टू फेस मॉडल पे हों, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल हों कि वो उसको अपने जो अवेलेबल टाइमिंग्स हैं, जो अवेलेबल उनका स्केड्यूल है, उस हिसाब से अगर वो उसको फ़ेस टू फेस पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो फ़ेस टू फेस में चले जाएँ। अगर वो उसको हाइब्रिड पे लेना चाह रहे हैं तो वो हाइब्रिड मॉडल ले लें, और अगर वो उसको प्योरली ऑनलाइन मॉडल पे लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन। तो इसमें फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बच्चा आपके पास वहाँ मौजूद होना चाहिए। आपको पता है आफ्टर कोविड में जो ऑनलाइन तमाम हमारे जो सेक्टर्स हैं ऑनलाइन पे चले गए थे, वो तो एक मजबूरी थी, लेकिन अब जो है वो एक नेसेसिटी है कि आपको अपने तमाम बच्चों को ऐसे प्रोग्राम देने हैं जिसमें ऑनलाइन की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी हो। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आना है और सीखना है। और दूसरी बात एक और भी इसमें आपको ऐड कर दूंगा कि जो स्टेम है, अगर हम इंटरनेशनली या ग्लोबली इसको देखें तो पाकिस्तान में तो ये ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव है। थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन अभी भी बहुत लेट नहीं हुए, लेकिन इंटरनेशनली ये जो है बहुत ज़्यादा और बहुत टाइम से चल रहा है। और वहाँ पे बच्चे 1 साल में या 1.5 साल में इन तमाम कोर्सेज़ को करने के बाद इस पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा था कि वो कुछ अर्निंग्स भी करना शुरू कर देते हैं। और वो अपनी एजुकेशन को भी अपनी अर्निंग से या अपने पेरेंट्स को अगर उनको सपोर्ट करनी है, तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जो बच्चों को ग्लोबली जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कनेक्ट करें, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, और उनको इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने फीजिबल टाइम, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकें। आप मुझे बताएंगे रोबोमैटिक थोड़ा एक डिफरेंट ही है, उसके पीछे क्या विजन है आपका? विजन देखिए, रोबोमैटिक जो है हमारा बेसिकली एक K-12 स्टेम एजुकेशन स्टार्टअप है, जिसके अंदर जैसे कोमल साहिबा ने और जुनैद साहब ने बताया कि स्टेम एजुकेशन की हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब मैंने रिसेंटली NED से ग्रेजुएशन करी, और फिर जब मैंने ये देखा कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हमारा प्रोफेशनल फील्ड है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। जो हम थियोरेटिकल नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती नहीं है, या फिर वो करवाई भी नहीं जाती, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। और जो हमारी प्रोफेशनल फील्ड उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अलग है। यानी आपका कहने का मकसद है बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो जो अपनी पढ़ाई है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है अपनी जॉब पर। तो इसी विजन को लेके हमने रोबोमैटिक को स्टार्ट किया। हाँ, जैसे अगर मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँ, स्विट्ज़रलैंड में 9वीं जमात के बाद 3 साल वो
उन लोगों को इस तरह अपनी ही फील्ड में जॉब करवाई जाती है और फिर वो दोबारा पढ़ाई की तरफ जाते हैं, तब जाके उनकी ग्रेजुएशन, उनका सिस्टम यही है। जैसे आपने स्विट्जरलैंड की मिसाल दी, जैसे कि आप फिनलैंड को ले लें तो वहाँ पर जो है एग्जाम नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ के बच्चे जो है इस रेस में लगे हुए हैं कि उनका ग्रेड अच्छा आ जाए, वो लॉन्ग टर्म लर्निंग पे फोकस ही नहीं करते। हमारे यहाँ बोर्ड के देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका है। उसी के बरक्स हमने फिर रोबोमेटिक को लॉन्च किया, जो कि ये K-12 जो स्टेम के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बच्चों को अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड और हमारी अपनी कस्टमाइज्ड जो स्टेम किट्स हैं उसके थ्रू दिया जाए। इसका मोटिव भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टेम का था, क्योंकि 1957 के अंदर जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला स्पेस मिशन स्पुतनिक लॉन्च किया, तो USA ने उसके साथ कम्पीट करने के लिए अगले ही साल 58 के अंदर अपना दूसरा जो है एक इनिशिएटिव निकाला, जिसके फेडरल डिफेंस एजुकेशन एक्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इस एजुकेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जिसके बाद यही जो टर्म थी हमारी, ये 2000 अर्ली 2000s के अंदर इसको हमने स्टेम कहना शुरू कर दिया। और उसी तरह आज पाकिस्तान को भी ज़रूरत है इस तरह के स्टेम इनिशिएटिव्स लाने की, ताकि हम जो हमारी अपकमिंग जो एज है, डिजिटल दौर आने वाला है, इन स्किल से भी हम बच्चों को सिखाया क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं, जो यहाँ से डिग्री की है जिन्होंने, वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अगर वो नौजवान नस्ल जो यहाँ ही रहे और उनको सारी चीज़ें पता हो कि हमें अपनी एजुकेशन को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रोफेशन पे, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बेसिकली हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है ना, उनको अवेयर ही नहीं। बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं तो उनको मालूम ही नहीं है स्टेम क्या होता है। तो अवेयरनेस सबसे बेसिक काम तो है कि हम बच्चों के अंदर, मेरी एक प्रिंसिपल है PPP, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं समझिएगा, ये इसका मतलब होता है पैशन, प्रोफेशन एंड प्रोग्रेस। जब आप पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक ये जो कोर्सेज हैं स्टेम के, ये कौन सी एजेस से शुरू हो सकते हैं, ये भी एज डेफिनेशन थोड़ी सी देते हैं। इसको हमने इसीलिए मद्देनज़र रखा है निदा, के बहुत सारे लोग इसको लेटर एजेस में स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम राइट फ्रॉम द अर्ली एजेस इसको लेकर आएँ। जैसे ये जो बच्चे अभी बैठे में हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे आर फ्रॉम ग्रेड 6 और ये भी इस कोर्स को ले रहे हैं। राइट फ्रॉम द प्री केज हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एक एबिलिटी है या कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, आपकी सीख का हिस्सा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड प्री के एंड इट गोज ऑन टू लेवल 10 एज वेल। सो ये इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, नॉलेज बेस्ड लर्निंग है। सो आपके कहने का मकसद है, आप बच्चे स्कूल में डिग्री वगैरह जो कर रहे हैं, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो अलग है और ये एक अलग कोर्स होगा, ये उसका हिस्सा बन सकता है। मतलब लाइक स्कूल्स अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निदा, इसकी खूबसूरती है कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हैं, या चाहे आप किसी कॉर्पोरेट का हिस्सा हैं, आप इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, स्टेम सर्टिफिकेशंस हैं, स्टेम एक्रेडिटेशंस हैं, जो कि बहुत अच्छा। वर्क बुक्स कहाँ से अवेलेबल हैं? अच्छा, ये वर्क बुक्स आपको मिलेंगी ARY सहूलत बाजार से। यू हैव टू टेक अ कार्ड विच इज़ सहूलत वॉलेट कार्ड, एंड वाया दैट यू कैन परचेज द प्रोडक्ट्स। और ये कंप्लीट एक सोल्यूशन है, बल्कि अगर इफ़ आई कैन हैव द बॉक्स एज वेल, उसमें हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट बुक्स है। बॉक्स हम ऑन स्क्रीन दिखाते ही जा रहे हैं। जी जी, जिसमें प्री केस में आप ले लें तो उसकी अलग किट है, उसके साथ प्रोजेक्ट वर्कबुक है। फिर इसी तरीके से आप उसमें हाइब्रिड लर्निंग देख लें तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, वर्ल्ड अराउंड अस हमारी प्राइमरी बेसिस पे हैं, और फिर उसके साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट आ जाता है। तो ये हैं, और उसको फिर हमने ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड फोरम के साथ अटैच किया। ये वर्कबुक और जो हमारे पास ऑनलाइन फोरम है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो एक तरफ आप बच्चे को उस सिस्टम का भी हिस्सा रहने देते हैं जहाँ पे वो फिजिकल वर्कबुक से हेल्प देता है, एंड विद दैट यू आर ऑल्सो मेकिंग देम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड। अच्छा बच्चों, आपने कैसे इनरोल कराया? आप लोगों को कैसे पता चला स्टेम का? मेरा नाम मोहिब अंसारी है, मैं ग्रेड 6 का स्टूडेंट हूँ। जब मुझे बचपन से बहुत शौक था स्टेम किड्स का, और मुझे नई चीज़ें बनाने का पैशन भी था, इसलिए जैसे ही मुझे स्टेम एजुकेशन के बारे में कैसे पता चला? मुझे ARY सहूलत बाज़ार की तरफ से पता चला, उनके फ़ौरन पे था, तो मैंने फ़ौरन से अपना ARY सहूलत वॉलेट कार्ड लेकर खुद को इनरोल कर दिया। और ऐसे तरह आपको पता चला। और आप बताओ?
स्टेम एजुकेशन बेसिकली हमें सिखाता है कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है और ये हमारे आइडियाज़ को शेप देने में भी मदद करता है। ये कोई आम एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं है जो बस देखकर रट्टाफिकेशन हाँ नहीं है। किताबों के अंदर नहीं रहता है। इसकी क्रिएटिविटी को देखकर फिर मैंने स्टेम एजुकेशन लेने का इंतखाब किया। अच्छा, आपको कौन से टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे? स्टेम एजुकेशन बेसिकली जो बच्चे मेरी तरह क्रिएटिव हैं और जो चीज़ों को देख के नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो इसमें ज़रूर हिस्सा लें। इस स्टेम एजुकेशन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जैसे कि आप कोडिंग कर सकते हैं और 3D पेंटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, सो जुनैद साहब, मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एज ग्रुप भी बताएगा और किस किस इंटरेस्ट के लोग? इसमें अगर हम स्टेम एजुकेशन की बात करें, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि हम इसमें कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक डिपार्टमेंट और होता है जो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, वो है आर्ट्स। ठीक है, स्टीम जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, कोमल समझ गई होंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस की तरफ ज़्यादा उनका माइंड सेट होता है, किसी का टेक्नोलॉजी की तरफ होता है, इंजीनियरिंग, मैथ्स की तरफ होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का बचपन से आर्ट्स की तरफ भी होता है। तो इसमें हम आर्ट्स वाला सेगमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें एज ग्रुप हम समझते हैं कि बहुत अर्ली जो चाइल्डहुड होता है, लाइक बच्चे का अगर हम देखें तो आप प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी छोड़ दें, लेकिन अगर हम नर्सरी या किंडरगार्टन से देखें तो हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ऐसे कोर्सेज बना सकते हैं जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से हम बच्चे को उसके करिकुलम में या एडिशनल कोर्स के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करा दें और उसके बाद फिर ये वहाँ से चलता चला जाएगा सीनियर ग्रेड्स तक। स्कूल स्टूडेंट्स ले सकते हैं हम, कॉलेज स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के तमाम प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी इन कोर्सेज को ले सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप हो गई, मैं हो गया, या कोई भी हो गया, हमारा कहीं ना कहीं किसी फील्ड में इंटरेस्ट ज़रूर होता है। बिल्कुल, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में या आर्ट्स में। तो जिस तरफ भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसी सेगमेंट का वो कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं कहूँगा स्पेशली जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो स्कूल की टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के इवन टीचर्स हैं, उन टीचर्स को भी चाहिए कि वो ये स्टीम के कोर्सेज को लें, क्योंकि जाहिर है कि हमारा टीचर स्टीम है कि स्टेम है? हाँ, स्टीम जो है उसमें मैंने आर्ट्स को ऐड कर दिया। अच्छा, और स्टेम जो है इसमें आर्ट्स नहीं होता। नहीं तो मैं होता, स्टीम जो मैंने बोला आपको, लेकिन the beautification over here is that we have included the arts as well. So that's a STEM approach, but with arts and craft in the early ages as well. यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों की इन्फॉर्मेशन का। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं नॉलेज थी और अब आप लोगों की मदद से हमें भी इस बात का पता चला। और थैंक यू ARYB ग्लोबल कि आप लोगों ने ये अवेयरनेस फैलाई। और अगर आप चाहते हैं, मेरा माइक पता नहीं आ रहा है कि नहीं, मैं बोले जा रही हूँ, हाँ, तो अगर आप चाहते हैं इस स्टेम कोर्सेज़ हैं उनका हिस्सा बनना, तो ARYB ग्लोबल पर आप रजिस्टर कराएं और शामिल हो जाएं और ये कोर्सेज़ ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए, कल नहीं होगी, मंडे को होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ